चलो चलिए, तो हम बात कर रहे थे भारतीय शिक्षा के इतिहास की, ठीक है। तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बनते हैं, तभी शिक्षा शास्त्र हमारे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे भारत में शिक्षा का उदय कैसे हुआ, क्या ज़रूरत पड़ गई शिक्षा का, ठीक है। कैसे अंग्रेजों ने, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे शिक्षा के इतिहास में अगर जाएंगे तो इतिहास में अंग्रेजों का भी जिक्र होगा, ठीक। और शिक्षा कहीं ना कहीं घूमते टहलते कहीं ना कहीं से तो उनका भी हाथ रहा है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में, ठीक है। तो उसी का अध्ययन थोड़ा सा करेंगे। तो भारतीय शिक्षा के इतिहास की बात करें, हमें पढ़ने हैं ये 3 टॉपिक, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल। बात कर रहे थे शिक्षण कौशल की। शिक्षण कौशल में हमारा सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि अगर मान लीजिए ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि त्रिभाषा फार्मूला किस शिक्षा आयोग के अंतर्गत गठित किया गया, तो क्या उत्तर देंगे। या मान लीजिए पूछ लिया जाए वो कौन सी प्रणाली थी जिसने हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में अनुदान यानी वजीफा देने का पद्धति प्रारंभ किया। या फिर ये क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन सी प्रणाली थी जिसमें अंग्रेजों ने 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर खर्च करने की बात की, ठीक। या फिर किसे भारतीय शिक्षा का पहला आयोग कहते हैं। या फिर पूछ ले कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था। या फिर ये पूछ ले कि बताइए कि वो कौन सा आयोग था जिसे भारत का मैग्ना कार्टा या शिलालेख कहते हैं। सब सुने होंगे प्रश्न, सुने लग रहे हैं ना, कभी नहीं सुना इनके बारे में। चलिए, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। तो शुरुआत कर देते हैं आज शिक्षण कौशल की। और शिक्षण कौशल की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक हमने डलवाया भारतीय शिक्षा का इतिहास। तो भारतीय शिक्षा के इतिहास की बात करें तो हमारे शिक्षा में हमारी भारतीय शिक्षा में, शिक्षा व्यवस्था में आपको पता होगा कि हमारे यहाँ शिक्षा काहे में दी जाती थी प्राचीन काल में। हालांकि हमें पढ़ना है वैदिक काल, पूरा पढ़ना है, वैदिक काल, वैदिक सभ्यता, पूरी शिक्षा व्यवस्था सब पढ़ेंगे ट्रेडिशनल वे में। लेकिन आज प्रारंभ कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानकारी जरूरी है। तो बताएगा कोई कि हमारे यहाँ प्राचीन समय में शिक्षा व्यवस्था जो थी वो कहाँ चलती थी, बताइए। हाँ, मदरसे में तो मध्यकाल में चली है, जब से मुस्लिम लोग आए हैं, जब से मुस्लिम, सबसे पहले प्राचीन काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी। हाँ, बौद्ध काल में मठ में दी जाती थी। और हमारे और भी प्राचीन में जाएं तो सबसे प्राचीन क्या है, वैदिक सभ्यता। सबसे प्राचीनतम क्या है, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत भी तो शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ था। ये गुरुकुल वुरुकुल क्या थे, सब शिक्षा के केंद्र ही तो थे, जहाँ पर बच्चे जाते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु से। तो कहने का मतलब यह है कि अगर भारतीय शिक्षा के इतिहास की बात करें तो भारत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्राचीन पहले समय से काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कभी शिक्षा की कोई बात नहीं हुई, ठीक। देखिए आप, तक्षशिला तो हमारे पास, नालंदा, कल ही बता रहे थे नालंदा के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है ना, गौरी ने अटैक कर दिया था, अटैक किया था ना गौरी ने अटैक किया था कि गौरी के सेनापति ने अटैक किया था। गौरी के सेनापति ने, क्या नाम था उनका, बख्तियार खिलजी। और इनके गुरु का क्या नाम था, सेम टू सेम नाम था, बख्तियार काकी, या कहीं कहीं बख्तियार भी लिखा है, कहीं कहीं बख्तियार काकी भी लिखा हुआ है। तो वो हिस्ट्री का पार्ट है, खैर छोड़िए। ये नालंदा विश्वविद्यालय हमारे पास था, तक्षशिला हमारे पास था, ठीक है। और आपको पता होगा प्राचीन समय में गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। और बौद्ध काल में जब पढ़ाएंगे, बौद्धकालीन शिक्षा पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि मठों में शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। और अभी मुस्लिम शिक्षा जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे मदरसे और मकतब और मदरसों में शिक्षा देते, शिक्षा के केंद्र हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था पहले से नहीं थी, शिक्षा थी, लेकिन समस्या ये थी कि हमारा देश जो है गुलाम हुआ और गुलामी में अंग्रेजों ने राज किया। अब अंग्रेजों ने अपने हिसाब से शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि हम उनके अधीन थे ना अंग्रेजों के, पता ही होगा आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए हम इतिहास में शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे कि हम आधुनिक भारत शुरू कर दिए हैं, अंग्रेज यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया, हाँ उनका जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन ये नहीं रहेगा कि हम हिस्ट्री शुरू कर दें। हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते, मजबूरी है, क्योंकि हमें पढ़ाना है शैक्षिक दृष्टिकोण कि अंग्रेजों ने जो हम पर, आधुनिक भारत में जब हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हमारे शिक्षा के इतिहास में अंग्रेजों का क्या रोल रहा, उसमें जहाँ जहाँ उनका जिक्र होगा वहाँ वहाँ उनको हम घसीट लेंगे, लेकिन उनको हम प्रॉपर वे में नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में, ठीक। तो अगर हम बात करें शिक्षा व्यवस्था की तो सबसे पहले आपको पता होगा कि भारत में सबसे पहले एक मदरसा खोला गया था। नाम भी जानते होगे आप उस मदरसे का नाम जानते हो, या मदरसा बनवाने वाले का नाम जानते हो आप लोग, बताइए।
तो सबसे पहला पॉइंट आपका रहेगा भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक अंग्रेज था, उसका नाम आपको पता होगा, वॉरेन हेस्टिंग, नाम सुने उनका, वॉरेन हेस्टिंग। इस बंदे ने सबसे पहले सन 1781 में, कौन से सन में, सन 1781 में कलकत्ता शहर में, कलकत्ता शहर में, ठीक है, सबसे पहले मदरसे की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में कि सबसे पहले मदरसे की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, वॉरेन हेस्टिंग ने। कब की थी, 1781 में। कहाँ की थी, कलकत्ता में की थी, ठीक है। और क्यों की थी हम ये भी आपको बता देते हैं, ठीक। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। तो हम शुरुआत जो भारतीय शिक्षा की कर रहे हैं वो वॉरेन हेस्टिंग से कर रहे हैं, ठीक, 1781 से, क्योंकि यहीं से ही शिक्षा को थोड़ा सा वो दिया गया था, मोटिवेशन दिया गया था। क्यों दिया गया था वो भी हम बताते हैं। देखिए अंग्रेज, आप सब जानते हो, अंग्रेज भारत में सिर्फ शासन करने आए थे, यहाँ बिजनेस करने आए थे, यहाँ पढ़ाई लिखाई शिक्षा व्यवस्था सुधारने नहीं आए थे, ठीक है ना। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मदरसे की स्थापना को स्थापित करने का सिर्फ वॉरेन हेस्टिंग का एक ही उद्देश्य था, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे गुलाम वंश पढ़े, हमने मुस्लिम आक्रमणकारी पढ़े, हमने बताया था मुस्लिम आक्रमणकारी आए, मुस्लिम आक्रमणकारी में 2 लोग आए, कौन कौन आया, सबसे पहले तो अरब वाले आए, अरब में आपने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुना होगा, ठीक। उसके बाद तुर्क लोग आए, तुर्क में भी आपने 2 नाम बहुत कुख्यात सुने होंगे जिनका नाम ट्रेंड में था, एक का नाम था मोहम्मद गजनबी और एक का नाम क्या था, मोहम्मद गौरी। और हमने आपको बताया था मोहम्मद गौरी जाते जाते अपनी वंश को बढ़ा गया यहाँ पर, और वो वंश पहला कौन सा था, गुलाम वंश, क्योंकि इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको इसने सौंप दी अपना सारा सामान और यहाँ से चलता बना, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज किया, फिर उसके बाद और वंश आए, और वंश आए, लास्ट में आपको बताया था लोधी वंश, मैंने बताया था, लास्ट में बताया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि लोधी वंश का समापन किस शासक ने किया। तो मैंने आपको बताया था जैसे ही लोधी वंश खत्म हुआ तुरंत कौन सा वंश शुरू हुआ, मुगल काल। मुगल काल, बाबर का अटैक हुआ, क्योंकि बाबर ने ही लोधी को पानीपत के युद्ध में क्या किया था, निपटा दिया था, ठीक। जैसे ही हमारा दिल्ली सल्तनत चल रही थी, फिर मुगल वंश आया, मुगल वंश चलता, फिर मैंने बताया था मुगल वंश जब खत्म हुआ तो उसके बाद अंग्रेज आ गए, फिर अंग्रेज गए तो नेता आ गए, यही बताया था हमने। तो मुगल वंश जब आया तो मुगल वंश में उस समय फारसी और अरबी ये लैंग्वेज ज्यादा थी उस जमाने में, क्योंकि मुगल कालीन था, सब मुगल कालीन राज चल रहा था, उसी तरह की व्यवस्थाएं थी, तो अंग्रेजों को बहुत दिक्कत होती थी। तो अंग्रेजों ने, इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहले मदरसे की स्थापना की, ताकि ये शिक्षित हो सकें और हमारे साथ क्या कर सकें, साथ में हमारी बातों को आगे बढ़ा सकें। शिक्षा को देखिए, शिक्षा बहुत जरूरी, किसी भी देश के विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा। अगर उस देश का हर एक व्यक्ति या हर एक नागरिक अगर शिक्षित नहीं है तो वो देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, आप देख रहे हो। लेकिन शिक्षा पे कोई बात ही नहीं होती अपने देश में। अभी डिबेट कराना हो तो कहो 50 चीज़ों पे डिबेट चल जाए, ठीक है। अभी देखिए चल ही रहा है मुद्दा, कौन सा चल रहा है, न कहा हिजाब वाला, ठीक। कोई भी नेता ये नहीं बोलता कि शिक्षा जरूरी है, चलो हम इतना फंड दे रहे हैं, हम इतना दे रहे हैं, गरीब बच्चे पढ़ें, बच्चियाँ पढ़ें या बच्चियों को पढ़ें। मुद्दा क्या उठाए हैं, हिजाब, फालतू का तमाशा। शिक्षा ले लो या तो हिजाब ले लो, दो में से एक ही चीज़ ले लो, ठीक। तो अपने अपने हैं। तो इसी तरीके से ये राजनीति आज की नहीं है, ये बहुत बरसों पुरानी। ऐसी सोचें वॉरेन हेस्टिंग की भी थी जो आज के नेताओं की हैं, डिबेट करने के लिए आते हैं न्यूज़ चैनल पे। ऐसी सोच वॉरेन हेस्टिंग की भी थी, क्योंकि उसको भी अपना फायदा दिख रहा था कि इनको थोड़ा नॉलेज देंगे तो ये हमारी बात को, क्योंकि बिजनेस करने में कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप जाओ चाइना में जाके कुछ भी हिंदी में बेचोगे तो क्या बिकेगा, नहीं बिकेगा, ठीक, क्योंकि वो आपको समझेंगे नहीं, आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे। अगर आप उनकी भाषा में बात करोगे तो वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि हम बताएं आपको कि अगर आपसे कोई इंग्लिश में कहे टेल मी समथिंग अबाउट यू, तो आप उतने अच्छे से उसको नहीं बता पाओगे। लेकिन आपसे कोई कहे आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप ऐसे ऐसे बताओगे कि आप उससे कनेक्ट हो जाओगे बिल्कुल। तो कहते हैं भाषा जो होती है, मातृभाषा जो होती है, वो अभिव्यक्ति का सबसे सरल माध्यम होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, ठीक। तो इसीलिए ये बिजनेस करना चाहते थे, इसलिए चाहते थे कि यहाँ के लोग भी थोड़ा सा क्या हों, शिक्षित हों और पढ़े लिखे, इसीलिए मदरसे की इसने स्थापना की। समझ गए बात को, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए, अभी शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं था भारत में कहीं से भी, ठीक है। अभी तो सिर्फ प्रयास चल रहे थे, खैर चलते रहे प्रयास। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसको लिखते चलिएगा क्योंकि ये मैटर बनता चला जाएगा, ठीक है। नहीं लिख पा रहे कोई, सुनते रहिए कहानी की तरह।
वीडियो तो बनी रहा, घर पे लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए, वॉरेन हेस्टिंग की बात हो गई। अब दूसरे जो व्यक्ति आए उनका भी शिक्षा में भारत के इतिहास में बड़ा योगदान रहा। उनका नाम था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स, यहाँ जोन्स की बात कर रहे हैं, वहाँ विलियम जेम्स थे। बाल मनोविज्ञान में विलियम जेम्स थे, यहाँ पर विलियम जोन्स हैं। विलियम जोन्स की बात करें तो विलियम जोन्स ने भी बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने काम ये किया कि 1781 में इन्होंने मदरसे की स्थापना की। अब चूंकि ये भी एक अंग्रेज थे, और दूसरी सबसे बड़ी खास बात थी कि ये क्या थे, एक भाषा शास्त्री थे, मतलब इन्हें भाषाओं का बहुत अच्छा सा नॉलेज था, ठीक है। इनका नाम था विलियम जोन्स, और इन्हीं के एक मित्र भी थे, उनका नाम था विल्किंस, ठीक है। इन दोनों का नाम आप सुनोगे और क्वेश्चन पेपर में आता भी बहुत, पूछा जाता है, बहुत अच्छे से पूछा जाएगा कि इनका क्या योगदान था और विल्किंस का क्या योगदान क्या था भारतीय शिक्षा के इतिहास में। तो कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं था, और अगर देखा जाए तो शुरुआत इन्हीं दोनों ने की थी, ठीक है। विलियम जोन्स की बात करें तो इस बंदे ने एक बहुत बड़ा काम किया था। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1700 हम आपको क्रमबद्ध लिखवा देंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको बिल्कुल कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। कोई पूछे कि बताओ मुदालियर आयोग कब आया, कोठारी कमीशन कब आया, सार्जेंट योजना कब आई, हरटाग कमेटी कब आई, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो कंफ्यूजन ना हो, एक लिंक बना रहेगा, स्टोरी की तरह याद रखोगे तो सब याद रहेगा, कौन क्यों आया, किसने क्या किया और कैसे किया। इवन हम आपको लिंक भी बता देंगे कि अगर हंटर कमीशन आया तो क्यों आया, क्या जरूरत पड़ गई हंटर कमीशन की, ठीक है। तो अगर हम ये जाने रहेंगे कि अब रट्टा मारेंगे कि 1882 में हंटर कमीशन आया तो कोई मतलब नहीं। अगर हम समझे रहेंगे कि हंटर कमीशन क्यों आया, तो हमको रात में 1 बजे भी कोई जगाएगा तो हम सटाक से हमारे मुंह से निकलेगा, अरे यार इसलिए आया था हंटर कमीशन। समझ रहे हैं बात को? तो याद करना है हमें, नहीं समझ के चलना है, यार रट्टा नहीं मानना है, खाली समझिएगा। नाम जरूर नए होंगे थोड़ा सा, लेकिन आपको समझ में आएंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमें आधुनिक भारत में पढ़ानी है, दूसरी हमको इसमें भी पढ़ानी है, सामाजिक सुधार और आंदोलन, वो भी पढ़ाना है। तो हम उनको भी घसीट लेंगे इसी के अंदर, इसी में घसीट लेंगे कि यहीं पर लगे हाथ निपट लिया जाए। भाई अंग्रेजों ने कुछ काम किया तो ऐसा थोड़ी ना कि अपने देश में कुछ लोग थे, नहीं, अपने देश में भी बहुत सारे लोग थे, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ठीक है, स्वामी विवेकानंद थे, दादा भाई नौरोजी थे, भले इंग्लैंड में थे लेकिन थे भारत के ही, वो भारत के बारे में सोचते थे, ठीक। और गोपाल कृष्ण गोखले थे, और छोड़ो सबसे कुख्यात आदमी राजा राम मोहन राय, वो भी यहीं पे बैठा हुआ था। तो ये अंग्रेज कुछ भी चला लेंगे तो क्या ये लोग चुप रहेंगे? ये भी शिक्षित थे, ये भी पढ़े लिखे थे, ये भी समझदार थे, इन्होंने भी अपने कांड उठाए। और ये आपका टॉपिक भी है सुपर टेट में, हमारे धार्मिक समाज सुधारक और आंदोलन, है कि नहीं है? वहाँ पे है, वहाँ पे भी हमें पढ़ना पड़ेगा, जीएस में भी, तो हम उसको उठा के आपको यहाँ पे भी कवर करा देंगे। इधर भी तैयार, उधर भी तैयार, चाहे उधर आएगा जरूर एक क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकता है। सती प्रथा का अंत कब हुआ, विधवा पुनर्विवाह कब आया, शारदा एक्ट कब आया, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते? तो ये क्यों किए गए थे? इसीलिए किए गए थे कि अंग्रेज कुछ ना कुछ कांड करते थे और उनको, उनके अपोज में हम लोगों को इतना छूट तो नहीं था, लेकिन फिर भी प्रयास हमारे यहाँ से भी शिक्षित वर्ग बहुत तगड़े से कर रहा था, ठीक। विलियम जोन्स की बात करें तो इन्होंने 1784 में एक कांड किया, और उस कांड का नाम था, अब आपको बताते हैं कांड क्या था, यहीं से स्टोरी समझ में आ जाएगी कि मॉरल ऑफ स्टोरी क्या। देखिए, हम अंग्रेज की बात नहीं कर रहे, अंग्रेज क्यों आए थे इतना दिमाग में बैठा रहना, बिजनेस करने आए थे, वो आधुनिक भारत का हिस्सा है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हम यहाँ शैक्षिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, शिक्षा के दृष्टिकोण से। तो 1784 में विलियम जोन्स ने क्या किया, ये भाषा शास्त्री था, इसने उठा के एक सोसाइटी बनाई, और सोसाइटी का काम क्या था, अभी सुनोगे तो मजा आएगा। उस सोसाइटी का नाम था, कोई बताएगा सोसाइटी का नाम? एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर दी, ये इंपॉर्टेंट थी। एशियाटिक सोसाइटी की बात करें तो एशियाटिक सोसाइटी का काम समझ लो, इनका काम समझ में आया था, क्योंकि ये चाहते थे शिक्षा का पढ़े लिखे लोग होंगे तो हमारी बात को समझेंगे, उर्दू फारसी में सोचा कि ये भी समझ लें, इनकी भी जनसंख्या बढ़े। उसी तरीके से एशियाटिक सोसाइटी की बात की। एशियाटिक सोसाइटी में इन्होंने खुद की समझ पैदा करना चाहा। कहते हैं किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति या किसी भी देश को समझने के लिए वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की अच्छाइयाँ, वहाँ की बुराइयाँ, कुरीतियों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, फिर आप उस देश पर आराम से राज कर सकते हो। अभी आपको अमेरिका जाना है या आपको कहीं भी जाना है, किसी भी देश में जाना है,
वहाँ पे आपको उस देश की कमजोरियों को, उसकी शक्तियों को समझना है तो पहले उसके धर्म, उसकी रीतियों, उसकी कुरीतियों, उसकी सभ्यता, उसके नियम कानून को समझोगे, तभी तो वहाँ देश में उस हिसाब से रिएक्ट कर पाओगे। अगर आप वहाँ को जानोगे नहीं तो कैसे रिएक्ट करोगे। तो यहाँ पर भी सबसे बड़ा मसला था। तो विलियम जोन्स ने सबसे आसान काम क्या किया, भारतीयों को समझने के लिए कि अंग्रेज भारतीयों को और अच्छे से समझें कि भारतीय क्या चाहते हैं, कैसे सह रहते हैं, क्या उनका रहन सहन है, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक एशियाटिक सोसाइटी बनाई। और एशियाटिक सोसाइटी का मेन टारगेट ये था, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं भारत में, इवन अरब देश के भी जितने भी हैं, अरबियों के भी, क्योंकि अरब और भारत पास पास था तो इनको यही दोनों जगह इनका बवाल चलता था। तो इनको मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि इन्होंने जितने भी ग्रंथ थे भारत में सबको उठाया और सबको ले गए कहाँ, इंग्लैंड। और इंग्लैंड में ले जाके पहले तो उनका ट्रांसलेशन किया, क्योंकि मैंने कहा था ना विलियम जोन्स क्या भाषा शास्त्री है, इसने उठाया और ले गया। ले जाने में सब ले गया, हालांकि ये सब आपके पेपर में उतना डीप में नहीं आएगा कि सबसे पहले किसका किया था, ठीक है, सबसे बाद में किसका किया, ये नहीं, इतना डीप में नहीं जाएगा, ये सब फिर बहुत डीप में हो जाता है, इतना डीप में जाना नहीं है, हमको सिर्फ परीक्षा के उपयोगी पढ़ना है। तो एशियाटिक सोसाइटी का मेन उद्देश्य क्या था, एक लाइन में लिखना चाहो तो लिख लो, धार्मिक ग्रंथों का क्या था, ट्रांसलेशन किया गया था, किसमें, इंग्लिश में, ताकि अंग्रेज इसे समझ सकें और समझने के बाद उसी हिसाब से दांव चल सकें, इंडिया में बता सकें, भड़का सकें। इसी का तो नतीजा था कि अंग्रेज जो है मतलब उन चीज़ों पर, अब जैसे धर्म को जान गए, हमारे ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसमें कोई कुरीति ना हो, सब में थी। हमारे यहाँ विधवा पुनर्विवाह था कि नहीं था, विधवा पुनर्विवाह होता ही नहीं था, सती प्रथा चलता था हमारे यहाँ, ठीक है, बच्चियों का विवाह करा दिया जाता था, नहीं कराया जाता था, तो ये सब चलता था। ये सब अंग्रेज जान गए, और जब जान गए तो इसको समाज में थोपने लगे और बुराइयां करने लगे। इससे क्या हुआ, अलगाववाद। इनका हमेशा अंग्रेजों का एक रहा कि फूट डालो, डलहौजी को जानते होगे, लॉर्ड डलहौजी को जानते होगे, इनका एक एक काम था क्या, फूट डालो राज करो। तो बस वही इनका सोसाइटी सिस्टम था। तो इन्होंने इसी वजह से सभी ग्रंथों का क्या किया, कन्वर्जन किया, जिसमें से आपको बताएं सबसे पहले मनुस्मृति का किया गया था। मनुस्मृति किसकी रचना है, बहुत पूछा जाता है, तो लिख लो मनुस्मृति, ये किसकी रचना है, स्वयंभू मनु की, ठीक है, मनुस्मृति। इसमें क्या था, मनुस्मृति में क्या वर्णित किया गया है बताइए, हमारे समाज में, समाज की रीतियों कुरीतियों का वर्णन किया गया है मनुस्मृति। और मनुस्मृति पुस्तक जो थी उस समय समाज में दिशा निर्देश देने के लिए सबसे अच्छी उपयोगी पुस्तक मानी जाती थी, ठीक। तो इस पुस्तक में हमारे देश की रीतियों कुरीतियों के बारे में, समाजीकरण के बारे में अच्छे से बताया गया था, इसलिए इसको उठा के ले गए, इसको कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश में, ठीक। उसके बाद ये इनका मन नहीं माना, तो आपको पता होगा भारतीय विलियम शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भारतीय विलियम शेक्सपियर, भारत का जो विलियम शेक्सपियर है किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। और कालिदास की एक रचना है, सुने हो गया कुमार संभवन, और एक सुने हो गया अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत पूछी जाती है। तो अभिज्ञान शकुंतलम को भी ले गए ये लोग, कौन सी रचना को ले गए, अभिज्ञान शाकुंतलम को भी उठा ले गए, अभिज्ञान शाकुंतलम भी ले गए, चलिए उसको भी बदल डाला इन्होंने। उसके बाद बहुत सारी ले गए, कुरान ले गए, कुरान को कन्वर्ट किया, भगवत गीता को ले गए, भगवत गीता को कन्वर्ट किया। एक पुस्तक थी हितोपदेशा, ये तीनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये और ये हिंदी के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। हितोपदेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा सीधे एक नंबर का पूछ ले, हितोपदेशा किसकी रचना है, तो एक पुस्तक थी हितोपदेशा, इसको भी उठा ले गए। ये पुस्तक किसकी है, कौन बताएगा, नारायण, एक हिंदी कवि रचनाकार थे नारायण पंडित, याद रखिएगा इसको, नारायण पंडित। तो ये सोचो, इन ग्रंथों को उठा के ले जाने का इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना था कि इसको उठा के ले चलो, कन्वर्ट करो, समझो, और समझने के बाद यहाँ आके अच्छी चीज़ों को दबाओ, बुरी चीज़ों को फैलाओ, ठीक। फैलाने के लिए भी इन्होंने भेजा, भी आगे जब चलेंगे 1813 का चार्टर एक्ट जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ईसाई मिशनरी भेजे गए थे, और आज भी ईसाई मिशनरी घूम रहे हैं, जो गाँव में धर्म परिवर्तन नहीं सुना होगा आपने। और हमको तो एक बार एक लोग मिले भी थे, तो हम बताएंगे अभी उनके बारे में आगे जब पढ़ेंगे। तो नारायण पंडित की बात करें, हितोपदेशा, तो हितोपदेशा नारायण पंडित की किताब, एशियाटिक सोसाइटी अब समझ में आ गया होगा, और कुछ है नहीं एशियाटिक सोसाइटी में, ठीक। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी डिटेल में अभी हम लोग विस्तृत क्लास में सब पढ़ेंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन देंगे आपको, बाकी हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को उठा के धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सिलेबस लंबा भी है, और अभी इधर 1-1.5 महीने इत्मीनान से पढ़ा जाएगा, उसके बाद फिर अपना देखा जाएगा आगे।
ठीक है, जब परीक्षा का अनाउंसमेंट होगा तो फिर और रफ्तार पकड़ ली जाएगी। तो 1784 की बात करें, एशियाटिक सोसाइटी, धार्मिक ग्रंथ, क्लियर हो गया। अच्छा, इनके एक और साथ करती थी, उनका नाम था, लिख लेना, विल्किंस। ठीक है, तो कभी कभी आ जाता है एशियाटिक सोसाइटी में, तो कभी कभी विलियम जोन्स नहीं होंगे तो विल्किंस होंगे, इनको टिक कर दीजिएगा, इनमें से कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात खत्म हो गई इतनी। उसके बाद एक नोट डाल के लिखिएगा, एक नोट लिख लीजिएगा, नोट आपको लिखवा दे रहे हैं, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट में लिखिएगा सन था 1792, 1792, ठीक है, सन था 1792, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा का जन्मदाता किसे कहते हैं, क्या बताओगे? भारतीय शिक्षा का जन्मदाता किसे कहते हैं? अच्छा, शिक्षा शास्त्र का जन्मदाता किसे कहते हैं? शिक्षा शास्त्र का जन्मदाता थॉर्नडाइक। शिक्षा शास्त्र, बाल मनोविज्ञान का विलियम जेम्स, बाल मनोविज्ञान विलियम जेम्स। अच्छा, बाल विकास का जनक किसे कहा जाता है? बाल विकास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? स्टेनले हॉल। बालक पे आधारित पहली प्रश्नावली विधि से अध्ययन किसने किया था? स्टेनले हॉल ने। तो इसीलिए बाल विकास का पिता भी किसे कहा जाता है? स्टेनले हॉल को। मनोविज्ञान में पढ़ाएंगे सब चीजें, ठीक। उसके बाद सन 1992 की अगर बात करें तो 1992 बड़ा कठिन था। तो 1992 में एक और अंग्रेज शासक आए जिनका नाम था चार्ल्स। अभी इनका कांड आप आगे जब विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी सिर्फ नाम समझो, चार्ल्स ग्रांट। ठीक, ये वो बंदा था जो अंग्रेजी में चाहता था, इसकी पहले से मंशा थी कि शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, अंग्रेजी। लॉर्ड मैकाले तो बाद में आए, लॉर्ड मैकाले ने तो कभी लॉर्ड मैकाले को यहाँ पे आना ही नहीं था अगर विवाद ना होता। अगर विवाद ना होता 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया को कैसे खर्चा किया जाएगा भारतीय शिक्षा पे, तो कभी लॉर्ड मैकाले भारत आते ही नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब कुछ होता है तभी दूसरा आता है। तो सबसे पहले मंशा किसकी थी? चार्ल्स ग्रांट की। और ईसाई मिशनरियों को भी यहाँ पर अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शुरुआत से कोशिश में लगा हुआ था कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर कहा जाए तो भारतीय शिक्षा का जन्मदाता कहा जाए तो क्या किसे कहेंगे? चार्ल्स ग्रांट को। लिख लीजिएगा, भारतीय शिक्षा का जन्मदाता। वो शिक्षा शास्त्र के जन्मदाता थे थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक। भारतीय शिक्षा का जन्मदाता किसे कहेंगे? ठीक है, तो बताइएगा चार्ल्स ग्रांट। मिल सकता है पेपर में आपका, अगर अच्छे लोग पेपर बनाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी विषय का पेपर बने तो विषय विशेषज्ञ बनाए, तब तो पेपर अच्छा बनता है, क्योंकि उसको नॉलेज होती है उस विषय की और वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के रखता है। तो जो बच्चा पढ़ के जाता है अच्छे से, उसका पेपर बड़ा अच्छा होता है। और जो बेवकूफ़ टाइप के आदमी पेपर बनाते हैं तो जानते हो किस तरह के पेपर बनते हैं। अभी आपने देखे होंगे 2 बार, एक टेट देख ली होगे, दूसरा फिर टेट देख ली होगे, 2 टेट देखे होंगे, समझ में आ गया होगा क्या बनाया इन्होंने, तमाशा किया। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एको क्वेश्चन नहीं डाले, पता नहीं कहाँ, समय नहीं था, क्या कर रहे थे 1 महीना से, भगवान जाने। तो ऐसे ऐसे लोग अब क्या करें, मनोबल तोड़ देते हैं ये लोग, ठीक है। फिर यही लगता है कि यार क्या जरूरत इतना पढ़ाने की, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा दो, खाली पूरे पेपर फंस जाएंगे, क्या जरूरत पढ़ाने की, मेहनत करने की। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कोई भरोसा नहीं, हम लोगों को तो अपना कर्म करना है, वो चाहे जो करें। तो 1972 में चार्ल्स ग्रांट की बात करें तो भारतीय शिक्षा के जन्मदाता। लेकिन अगर पूछ लीजिए भारत विषयक ज्ञान का जन्मदाता किसे कहते हैं, लिखो, भारत विषयक, भारत के विषय में, भारत विषयक ज्ञान का जन्मदाता है। भारत विषयक ज्ञान का जन्मदाता अगर पूछेगा तो आप सीधे बताइएगा इन 2 बंदों के बारे में। एक का नाम था क्या? विलियम जोन्स और विल्किंस। इनको याद रखिएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, एक इंपॉर्टेंट नोट, नोट नंबर 2 डालिएगा। ये नोट नंबर 1 हो गया। हम बीच बीच में नोट भी लिखवाते रहेंगे टॉपिक से हट के, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है, कहीं भी आपको अपडेट रहना है, ठीक। तो 1792 हो गया, हटाएं इसको यहाँ से। चलिए 1792 को हटाइए। अब नोट नंबर 2, थोड़ा नोट नंबर 2 टॉपिक से हट के है, लेकिन जानकारी बहुत ज़रूरी है और पेपर में कहीं भी जनरल नॉलेज भी है, ठीक। ये जनरल नॉलेज के तौर पे भी इम्पोर्टेंट है और आपको एक
पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर भी इतना तो पता ही होना चाहिए। ठीक, चलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात करें नोट नंबर 2 की, तो नोट नंबर 2 इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर आपको पता होगा तो साइड में ही हमारे देश में आधुनिक भारत भी चल रहा था, आधुनिक भारत भी चल रहा था। और आधुनिक भारत में आपको पता होगा अंग्रेजों ने बहुत सारे काम भी किए। तो उसी काम में आपने एक नाम सुना होगा, एक आपने घोषणा पत्र सुना होगा सन 1909 का। सन 1909 में आया था भारत परिषद अधिनियम। किसी ने सुना है ये नाम? भारत परिषद अधिनियम आया था सन 1900। सीधा सीधा आपका आधुनिक भारत में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए भारत परिषद अधिनियम कब आया। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है हम केवल उतना ही बोलेंगे यहाँ पे, और उसको लिख भी लीजिएगा और अपने दिमाग में बैठा भी लीजिएगा, और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा परीक्षा कक्ष में। ठीक, बहुत कम लिखवाएंगे और बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग साखी अभिक्रमित अनुदेशन से। ठीक है, थ्योरी वाला सिस्टम नहीं, ये थ्योरी वाला लिखना चाहते हैं। थ्योरी वाले कोई मतलब नहीं है, बस समझो कब, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली यही बनते हैं, क्यों आया, कब आया, किसने दिया, तत्कालीन कारण क्या थे, बस 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ये थोड़ी ना वहाँ लिखित परीक्षा की लिखवाएंगे, बताओ लिखो जरा 4 लाइनें लिखो भारत परिषद अधिनियम पे, तो थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। ठीक, तो सन 1909 में भारत परिषद अधिनियम आया, और भारत परिषद अधिनियम की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, ये हम क्यों बता रहे हैं, नोट अभी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम क्यों आया था, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लिख लीजिएगा। भारत परिषद अधिनियम में आया तो बहुत कुछ था, वो आधुनिक भारत में पढ़िएगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भारत परिषद अधिनियम में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल देने की बात की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। क्या देने की बात की गई थी कि हम तुमको, क्योंकि ये तोड़ना चाहते थे देश को, इनका शुरू से नियम रहा तोड़ो तोड़ो तोड़ो। महात्मा गांधी पढ़ोगे तो सुनोगे पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी का, वहाँ पर भी तोड़ने की बात की गई थी। हरिजन को पृथक निर्वाचन मंडल दिए दे रहे थे, भीमराव अम्बेडकर जा रहे थे तीनों में, तो भीमराव अम्बेडकर को टारगेट कर लिया, ये पढ़े लिखे आदमी लगते हैं, चलो इन्हें टारगेट कर लिया जाए। महात्मा गांधी जा नहीं रहे थे, एक ही सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे, गोलमेज सम्मेलन, आगे पढ़ेंगे हम लोग, आधुनिक भारत जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे गांधी युग, तो वहाँ बताएंगे। तो बाद में पूना पैक्ट किया, महात्मा गांधी जी ने बोला कि हमारा देश पहले है और हमें अपने देश को बचाना है, अपने देश के लिए काम करना है, तो उनकी बात को समझे, वहीं पे पूना पैक्ट हुआ था। उसी तरीके से हमारे देश को कब्जा तो इन्होंने कर ही लिया था, तो इनको ये पता था कि जो बंगाल वाला क्षेत्र है, ये देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये सबसे बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा, क्योंकि पहले अलग थोड़ी ना, सब बांग्लादेश और ये सब आपस में जुड़े हुए थे, मुस्लिम क्षेत्र बहुत बड़ा हुआ था। तो इनको ये लगता था कि अगर अंग्रेजों को, अगर ये क्षेत्र हमारा, सबसे पहले गुलाम होने वाला राज्य कौन सा था, बंगाल, सबसे पहले गुलाम भी यही हुआ था, बंगाल भी। ठीक है, तो अब ये हुआ कि अगर यार ये हमारे हाथ से चला गया, या यहाँ पर अगर हम लोगों का वर्चस्व कम हुआ अंग्रेजों का, तो गड़बड़ हो सकती है हमें। तो इन्होंने, क्योंकि आपको पता होगा कि 1909 की बात करें तो 1857 में जब से मंगल पांडे जी ने विद्रोह किया था, तब से अंग्रेज थोड़ा सा सहम गए थे, क्योंकि तभी से धान बो दिया गया था। हालांकि मानते हैं उस समय मंगल पांडे का किसी ने साथ नहीं दिया, ठीक है, मंगल पांडे का साथ दिया होता तो आज मंगल पांडे की जो लड़ाई थी उसके सापेक्ष किसी ने साथ नहीं दिया। आंदोलन बहुत छिड़े थे, आपने सुना होगा अपने यहाँ से भी आंदोलन उठा था, लखनऊ से भी, बेगम हजरत महल का नाम सुना होगा आपने, है ना, रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी सुना होगा झांसी से। ठीक है, उठे, लेकिन अपने लिए उठे, देश के लिए नहीं उठे, अपने लिए उठे। अगर देश के लिए उठते तो ये सब एक हो जाते, तो अंग्रेज उसी टाइम दब जाते और दबाव बन जाता उसी टाइम से, इतनी लंबा लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। लेकिन सब अपने अपने हितों के लड़े, उसमें भी कोई किसी का साथ देता था। हमने कल ही आपको बताया था, कभी भी अपने देश में यूनिटी नहीं रही, आज भी नहीं है यूनिटी, कोई किसी का साथ नहीं देता। ठीक, कारण क्या है कि हम लोग आपस में ही लड़ मर रहे हैं। और यही था भाई उस समय, अगर रानी लक्ष्मीबाई का राजस्थान में सिसोदिया क्या नाम था, हाँ सिसोदिया वंश था, तो उन्होंने थोड़ी सी मदद कर दी, 20,000 सैनिक दे दी। तो रानी लक्ष्मीबाई को क्या जरूरत थी इतनी बड़ी अंग्रेजी सेना से जाके अकेले 100 लोगों को लेके जाके लड़ने की। फिर भी वो महिला हार नहीं मानी, उसको पता था हम हारेंगे, लेकिन फिर भी लड़ी ना, तभी तो आज वो बलिदानी है, याद की जाती हैं, काफ़ी ताकतवर महिलाओं में उनका नाम आता है। तो इसलिए कि कभी किसी ने सहयोग नहीं किया, सब अपने अपने लड़े, तो फिर अंग्रेज भी जान गए। तो इसीलिए अंग्रेज क्या हुए, पासा फेंकने लगे थोड़ा थोड़ा, कि ये अब थोड़ा सा उग्रवादी हो रहे हैं, थोड़ा सा इनमें अपने हकों की मांग आ रही है। ठीक है, तो इनको क्या किया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए। और एक महान लोकतांत्रिक ज्ञान शास्त्री ने बताया है कि जब लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ने लगें, अपने अधिकार को मांगने लगें,
तो बस एक काम करो, धर्म के नाम पे लड़ा दो उन्हें, केवल धर्म का पासा भेज दो। धर्म डालोगे सब अंधे हो जाएंगे, केवल धर्म के लिए लड़ाई लड़ने लगेंगे, समझे। जहां शिक्षा की बात हो, जहां लोग अपने अधिकार मांगे, तुरंत धर्म का पासा फेंको। तो वही अंग्रेज भी करते थे। क्या करते थे अंग्रेजों ने? भारत परिषद अधिनियम में सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि मुस्लिमों को, इस वाले क्षेत्र में मुस्लिमों को, क्योंकि आपको पता होगा कि सन 1906 में, पार्ट नहीं है लेकिन इतना तो मालूम ही होगा, सन 1905, 2 सन आपको पता होगा, सन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। याद आया? वो आया था कि नहीं आया? ठीक। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना भी 1906 में हुई थी, पता ही होगा, क्योंकि ये इस मुस्लिम लीग की स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आप थोड़ा सा कहानी के तौर पर सुन लेना, क्योंकि ये थोड़ा फ्लैशबैक है, क्योंकि इसी की वजह से ही ये भारत परिषद अधिनियम का उद्गम हुआ। ठीक, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सीधे सीधे प्रश्न आते हैं कांग्रेस, आपके लेवल पर सिर्फ इतना पूछा जाएगा, कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885। और कांग्रेस का काम क्या था, जरा बताएंगे आप? कांग्रेस का काम क्या था? कांग्रेस एक पढ़ा लिखा वर्ग था जो अपने हिंदुस्तानियों की बातों को अंग्रेज के सामने पढ़े लिखे तरीके से रखना चाहता था। ठीक, कि हम सभ्यता से अंग्रेजों के सामने रखेंगे, हमारी बातों को वो मानेंगे। ठीक, इसलिए कांग्रेस का गठन हुआ था। लेकिन कांग्रेस में क्या हुआ कि कांग्रेस में ज़्यादातर सब हिंदू थे। जब सब हिंदू पड़ गए तो अंग्रेज फिर फूट डालो, राज करो। अंग्रेज भड़का दिए मुस्लिम को कि देखो कांग्रेस बना ली है और सब हिंदू हैं इसमें, और ये अपना हिंदू राष्ट्र घोषित कर लेंगे, ये है वो है, और फिर मुस्लिमों को तोड़ना शुरू किया। नहीं तो आपको बताऊं, एक व्यक्ति था इसमें, अभी सामाजिक समाज सुधारक आंदोलन पढ़ेंगे, सर सैयद अहमद खान। इसको लिखने की जरूरत नहीं, खाली कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, आगे भी पढ़ेंगे इनको। सर सैयद अहमद खान, नाम सुने उनका? कभी नहीं सुने हो तो सुन लो, ये पेपर में आ सकते हैं 1 नंबर के लिए। सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देख रहे हो आप, इन्होंने बनवाई थी। ठीक, इस साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किस डॉक्टर साहब थे, ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे काम किए इन्होंने। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन्हीं की बनाई हुई थी। लेकिन इनको ऐसा भड़का ले गई है, और भड़का के इन्होंने क्या किया? तोड़वा दिया। ठीक, जब तोड़वाने लगे, तोड़वाने का प्रयास होने लगा, तो यही सब जो कांड चल रहे थे, इन्हीं कांडों की वजह से अंग्रेजों ने भारत परिषद अधिनियम लाया और बोला कि ठीक है, हम तुम्हें पृथक निर्वाचन मंडल देते हैं। ठीक, तो पूछा जाता है मुस्लिम को पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल समझते हो? पृथक निर्वाचन मंडल समझते हो कि एक मुस्लिम किसी एक मुस्लिम को वोट करेगा, या मतलब इनका अपना एक अलग मंडल होगा, अपना उसी हिसाब से वोटिंग होगी, और इनके भी लोग जीतेंगे और वो भी सत्ता में आएंगे। तो पूछा जाता है सन 1909 में क्या आया था? तो भारत परिषद अधिनियम आया था। अभी हम बहुत दूर हैं, अभी हम 1700 कहाँ पे थे? 1784 की बात कर रहे थे, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। एशियाटिक सोसाइटी की तो बात कर रहे थे हम लोग, अभी हम लोग इधर बीच में आ गए, नोट डलवा रहे थे आपको। ठीक, चलिए, उसके बाद दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ कि जब इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई, लेकिन वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, परीक्षा में या तो 1909 पूछ लेता है, या तो मुस्लिम लीग की मुस्लिम का पृथक निर्वाचन मंडल पूछ लेता है। ठीक, चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद यही 1909 का भारत परिषद अधिनियम दूसरा रूप लेके आया, क्योंकि इसमें जितनी भी बातें बताई गई थी उनका सही से पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसी पर एक समीक्षा हुई। और समीक्षा जब की तो जब डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र आया था एक, ठीक है, अभी उसको भूल जाओ, या मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को भी भूल जाओ, सीधे सीधे याद रखो, सन था 1919। ठीक है, ये डेट बतानी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमारी शिक्षा, भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक परिवर्तन हुआ था, और एक क्वेश्चन जरूर बनता है। सन था 1919, और इसमें आया था भारत शासन अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भारत शासन अधिनियम तो सीधे सीधे, ये दोनों सीधे सीधे पूछे जाते हैं पेपरों में। ठीक, और इनमें एक एक कांड भी हुआ था, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कांड तो ये मुस्लिम लीग वाला हुआ था सन 1909 में। और 1919 की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ था सन 1919 में, वो था आपका, किसी को है जानकारी क्या हुआ था 1919 में सबसे इंपॉर्टेंट काम? किसी को याद है? आपको बताएं, एक महिला थी, उसका नाम था एनी बेसेंट। नाम सुने हो कभी? एनी बेसेंट का नाम सुनो? और एक आदमी था बाल गंगाधर तिलक।
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक, बहुत अभूतपूर्व योगदान रहा इनका भी, ठीक है, तिलक जी का। ठीक, इनका अगर ना पता हो तो लिख लेना, बाल गंगाधर का एक डायलॉग बहुत फेमस है, स्वराज। ये सब क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है, जीएस में बन सकते हैं, शिक्षा शास्त्र में भले ही ना है लेकिन जीएस में आ सकता है सीधे सीधे। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। चलिए, तो एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट जो थी वो काफ़ी कनेक्टेड थी हिंदुस्तानियों से। इनको लगता था कि यार अंग्रेज इतना शासन कर रहे हैं, इनको कोई नियम ही नहीं दिए हैं, इनको भी अपने कुछ नियम देने चाहिए भारतीयों को भी, कि इनके कुछ खुद के नियम हो और उसके ऊपर हमारे नियम हो। मतलब जैसे एक घर है तो घर में एक व्यक्ति को ये निर्णय लेने की अनुमति होनी चाहिए कि वो किस कमरे में सोएगा, भले ही बाहर किसी हमारी अनुमति की ये घर के बाहर क्या क्या होना चाहिए, लेकिन घर के अंदर तो इनको छूट देनी चाहिए, भले ही उसके ऊपर अपना ऑब्जर्वेशन लगा के रखो। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डोमिनियन स्टेट या द्वैध शासन। क्या बोलते हैं? द्वैध शासन। तो सन 1919 में क्या आया था? द्वैध, लिख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्वैध शासन। बहुत अगर सीधे पूछा जाता है पेपर में, नहीं तो जीएस में मिलेगा और नहीं तो आपको बता दूं शिक्षा शास्त्र में तो मिलना ही मिलना। क्यों? क्योंकि वो सीधे बोलेगा अगर द्वैध शासन लगेगा तो शिक्षा पे भी तो द्वैध शासन लगेगा कि नहीं लगेगा भैया, बताइए। शिक्षा पर भी द्वैध शासन लगेगा। हम तो 1919 पहुंचा दिया आपको 1784 से, अभी तो हमने 1784 से 1919 के बीच का सफर ही नहीं तय किया है कि शिक्षा पे कितना काम हो गया। ये तो हम नोट लिखवा रहे हैं आपको, ठीक है। अभी हम चलते हैं वापस, फिर 1919 से बहुत साल पहले चलते हैं, 20-25 साल पहले, ठीक है। अभी हम सिर्फ आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे देश में एक परिवर्तन से इसके चक्कर में अंग्रेजों को ये देना पड़ा और इसके चक्कर में जब ये नहीं पूरा हुआ तो द्वैध शासन देना पड़ा, क्योंकि एक चीज देते थे उसी में विवाद हो जाता था तो 10 लोग खड़े हो जाते थे, फिर अंग्रेजों को अपनी बात से पलट के दूसरा एक्ट देना पड़ता था। अंग्रेज बेचारे अपनी ही बातों में फंसते चले जाते थे, वो देना कुछ नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी में देना पड़ता था। जहां देते थे तहां वो और तवाने बैठे रहते थे सब लोग, किलो चलो और। तो इसी तरह अंग्रेज बेचारे देते 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 पहुंच गए द्वैध शासन तक, यानी अब द्वैध शासन की भी बात होने लगी। आपको बताएं, एक एनी बेसेंट थी जिन्होंने स्वतः शासन, मतलब अपना खुद का शासन होना चाहिए, ठीक है। तो ये भारतीय हितैषी थी और बाल गंगाधर तिलक भी अपने इसी पे वर्क कर रहे थे। तो द्वैध शासन फाइनली 1919 में भारत शासन अधिनियम, तो यही है भारत शासन अधिनियम। यह द्वैध शासन अगर पूछा जाएगा कब आया तो 1919। ये 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें आप याद रखना, डब्बे में बंद कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं भी किसी भी परीक्षा में कभी भी कहीं भी आने की प्रबल संभावना रखते हैं, ठीक है। चलिए इसको याद रखना, हम सुनेंगे भी, आपसे पूछते रहेंगे आप लोगों से, क्योंकि हम मेहनत बर्बाद नहीं जानी चाहिए, ठीक है। कम से कम अगर नहीं पता है तो आज अगर हमने बता दिया है आपको तो आप इसको, ऐसा नहीं है सब जगह लिखा हुआ है यही सब चीज़ें, लेकिन एक क्या होता है क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से कोई बता देता है तो हमें मेहनत कम पड़ती है, ठीक है। तो हमेशा दूसरों के अनुभवों से सीखने का प्रयास करिए, हमेशा बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। ये बात हम नहीं कह रहे, एक बहुत विशेषज्ञ ने कही है कि हमेशा दूसरों के अनुभवों से सीखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ अच्छी मिल रही है और कम समय खर्च हो रहा है तो अपना समय बचाइए। क्या जरूरत है कि उतना ही अनुभव लेके अपना समय बर्बाद करो फिर उतना ही ज्ञान प्राप्त करो, ठीक। तो हम आपको जो चीज़ें बताते चल रहे हैं उनको नोट डाल के लिखिएगा, पेपर में आपको यहीं से मिलेगा, पेपर कहीं बाहर से नहीं आने वाला, एक एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। चलिए अब वापस आ जाते हैं अपनी कहानी पे, फ्लैशबैक पे आ जाते हैं। बीच का दृश्य दिखाना जरूरी था क्योंकि भारत में द्वैध शिक्षा आई थी। कब आई थी? सन 1900। अगर प्रश्न आ जाए भारत में द्वैध शिक्षा कब लागू की गई तो क्या बताओगे? सन 1919। किस अधिनियम के अंतर्गत आई थी? अगर अधिनियम दे दिया जाए, भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, फलाना घोषणा, आपका वो मार्लियामेंटो सुधार, तो क्या बताओगे? भारत शासन अधिनियम के अंदर। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। चलिए 1784 हो गया, ये हो गया, ये बात खत्म हो गई। अब सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो घटी वो थी सन था 1813। सीधे सीधे लिखो 1813। 1813 में एक चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट, जब देश में इतना काम हो ही रहा था तो एक चार्टर एक्ट भी दे दिया जाए, ठीक। तो चार्टर एक्ट आया। ये चार्टर एक्ट इनके हर साल आते रहते थे अंग्रेजों के, हमें चार्टर एक्ट नहीं पढ़ाना पूरा, ठीक। हमें सिर्फ ये बताना है कि हमारी शिक्षा से संबंधित क्या था इस चार्टर एक्ट में, इससे भी हमारे संबंधित भी कुछ था कि नहीं था। तो आपको पता होगा कि जब बजट आता है तो हर साल शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, प्रशासन पे, वित्त पे, सेना पे, सब पे खर्चा दिया जाता है ना कि साल में इतना पैसा इस पे खर्चा करेंगे। उसी तरीके से ये लोग अंग्रेज भी अपना फरमान जारी करते थे। और अगर आप संविधान पढ़ोगे तो ये सब एक्ट से ही संविधान की शुरुआत है, ठीक है।
तो चार्टर एक्ट की बात करें तो चार्टर एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आई थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, यही प्रश्न पूछा जाता है डिटेल में भी। हम लोग 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में भी एक महत्वपूर्ण बात है, आपका 1813 में 1 लाख रुपया देने की बात की गई थी। 1 लाख रुपया किस पे? भारतीय शिक्षा के पुनर्जागरण में, भारतीय शिक्षा का पुनर्जागरण किया जाए, भारतीय शिक्षा का पुनर्जागरण किया जाए, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म ग्रंथ, ठीक है, इनका पुनर्जागरण किया जाए, इनको रिकंस्ट्रक्ट कराया जाए, फिर से इनको अपडेट किया जाए, इनमें इनका सुधार किया जाए, इनमें इनकी अच्छी अच्छी बातों को निकाल के भारतीयों तक, शिक्षा तक पहुंचाया जाए। इसका ये मतलब था, इस एक्ट में लिखा हुआ था। ठीक, अब इस एक्ट में लिखा हुआ था, जैसे हम लोग नहीं, जब कोई भर्ती का जीओ आता है तो उसमें बात की खाल निकाल लेते हैं और जाके कोर्ट केस कर देते हैं। ठीक, जैसे एक भर्ती आई थी सन 15,000 वैकेंसी आई थी सन 2012 में, ठीक है, 72,825 के बाद, उसमें सिर्फ बीटीसी वाले ही जा सकते थे, तब बीटीसी चलता था, डीएलएड नहीं चलता था, वही लोग आ सकते थे। तो वो भर्ती आई थी, उस भर्ती की गलती ये थी कि उस जीओ में कोई डेट नहीं पड़ी हुई थी कि किस डेट तक के अहर्ता योग रखने वाले अभ्यर्थी उसमें भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ठीक, भर्ती आई, अच्छा उसी टाइम एक आदेश जारी हो कि प्राइवेट स्कूल भी अब बीटीसी करा सकते हैं, उनको भी मान्यता मिल गई। अच्छा, आप बीटीसी का जानते हो कि लेट लपेट सत्र चलता ही है, धीरे धीरे खिसक खिसक के, तो वो आराम से चल रहा था रिलैक्स, उतने में प्राइवेट वालों को मान्यता मिली और प्राइवेट वाले भी जो है बिल्कुल करते रहे, और उसी में क्या हुआ कि वो भर्ती का जीओ थोड़े दिन के लिए रुक गया, भर्ती रोक दी गई थोड़े दिन के लिए, कुछ केस वेस हो गए थे, तो वो जो 10,000 ही सीटें थी तब अपने उत्तर प्रदेश में केवल बीटीसी की, तो वो रुक गया कुछ दिन के लिए। अच्छा, उसी टाइम प्राइवेट वालों को मान्यता मिल गई, इधर प्राइवेट वाले भी अपना जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट कर लिए। अब जब उनका मामला निस्तारित हुआ तो उनकी साइट फिर से खुली, फिर से आवेदन मांगे गए, जैसे ही आवेदन मांगे गए वैसे ही जो प्राइवेट स्कूल वाले करके बैठे हुए थे, उसी टाइम मान्यता मिली थी बीटीसी को, उन्होंने भी आवेदन करना, उसमें कोर्ट केस डाल दिया कि हम भी इसमें आवेदन करेंगे क्योंकि हमारी भी एलिजिबिलिटी इतनी है और हम इसके लिए योग्य हैं, ले वो भी उसमें घुस गए। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ जब आती है तो उसकी बात की खाल निकाल ली जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही अपने देश में भी कई, अभी कोई भी भर्ती आती है देखते हुए कोर्ट केस तुरंत हो जाता है, इसमें ये चीज़ नहीं दिया है, इसमें ऐसे नहीं दिया है, तो वैसे ही ये एक्ट भी आया और इस एक्ट में भी मामला यही कंफ्यूज हो गया कि भारतीय शिक्षा के, ये बात तो कही गई कि पुनर्जागरण पे 1 लाख रुपया खर्चा किया जाएगा, लेकिन ये नहीं सही से बताया गया कैसे खर्चा किया जाएगा। अब कैसे खर्चा किया जाएगा, तो कुछ इसमें थे अंग्रेज, कुछ थे हिंदुस्तानी और कुछ थे अंग्रेज, कुछ अंग्रेज हिंदुस्तानियों के सपोर्ट में थे, ठीक, कुछ हिंदुस्तानी अंग्रेजियों के सपोर्ट में थे, तो सबका अपना अलग अलग मत हो गया। कोई कहा कि इसको भारतीय शिक्षा पे खर्चा करो, कोई कहने लगा नहीं इसको अंग्रेजी शिक्षा पे खर्चा करो, अंग्रेजी धर्म का प्रचार प्रसार करो। लड़ाई बड़ी तगड़ी चालू हो गई और बस इसी लड़ाई का जन्म शुरू हुआ इस 1813 के चार्टर एक्ट से। तो ये 2 क्वेश्चन अभी शॉर्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बताएं यकीनन मानिए परीक्षा में इनसे बाहर तो आएगा नहीं। अगर ये 2 क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो फिर 1813 के चार्टर एक्ट से शिक्षा शास्त्र में, शिक्षण कौशल में क्वेश्चन नहीं बनने वाला आपका। पढ़ाएंगे हम भी, फिर भी इसको विस्तृत रूप से बाकायदा, क्योंकि थोड़ा बहुत डिटेल में भी पढ़ाना इसको जरूरी है, ठीक है, सब्जेक्टिव तरीके से। लेकिन आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो 2 ही चीज़ें जानिए। 1813 में 1 लाख रुपए देने की बात की गई भारतीय शिक्षा, संस्कृति और धर्म ग्रंथों को पुनर्जागरण के लिए, लेकिन हिंदुस्तान में इसका सही से कोई अनुवाद नहीं कर पाया और कन्फ्यूजन पैदा करके मामला गड़बड़वा दिया। और मामला गड़बड़ ये हुआ कि यहाँ पर 2 सभ्यताएँ जागृत हो गई, एक का नाम था प्राच्य और एक का नाम था पाश्चात्य। ठीक, ये आपकी एंग्लो इंडियन, पाश्चात्य, ठीक है। तो ये इसको एक विवाद के नाम से जाना जाता है और ये बहुत पूछा जाता है पेपरों में, ठीक है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद कब आया था, तो इसका भी डेट वही है जो चार्टर एक्ट का है, 1813, याद रखिएगा। हाँ सॉरी, एक मिनट, प्राच्य पाश्चात्य विवाद नहीं, माफ करिएगा, उल्टा बता गया। हाँ सही कह रहे हो, 1835 जब लॉर्ड मैकाले आए और वो सुल्ताना शुरू किया, ठीक है। नहीं, प्राच्य पाश्चात्य विवाद तो यहीं पर ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद आपका यहीं पर स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये उनके समय में इसका सॉल्व आउट हुआ था, इसलिए अगर पेपर में आएगा तो आप फिर वही बताइएगा 1800 वाला, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लिखना चाहो लिख लो, प्राच्य
बात सही है, यहाँ पर भी चल जाएगा पाश्चात्य विवाद। ठीक है, जन्म तो यही हुआ था ना। अगर ये 1 लाख रुपए का सही से मेंशन कर देते तो ये बात ही ना उठती, तो लॉर्ड मैकाले को आने ही नहीं पड़ता यहाँ पे। ठीक है, भले ही लॉर्ड मैकाले ने सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो प्राच्य पाश्चात्य मेन कॉन्सेप्ट समझो आप। 1 लाख रुपया की बात हुई, निर्णय नहीं हो पाया, कहाँ खर्चा होगा, अंग्रेज कहें अंग्रेजों में, पाश्चात्य सभ्यता एंग्लो इंडियन कहें कि हमारे सभ्यताओं पे खर्चा करो, अंग्रेजी माध्यम का प्रचार करो, और यहाँ के अंग्रेजी यूरोपियन ग्रंथों को बढ़ाओ आगे हिंदुस्तान में, और यहाँ के लोग कहें कि नहीं, प्राच्य वाले कहें नहीं, भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाओ और शिक्षा दो, तो अपनी यूरोपियों में भी भारतीय शिक्षा को, धर्म को, ग्रंथों को आगे बढ़ाओ, उससे संबंधित शिक्षा दो। यही सब विवाद चल रहा था। खैर ये विवाद तो आगे बढ़ा ही बढ़ा, ये विवाद तो बढ़ा ही बढ़ा। इसी में एक और काम बहुत इंपॉर्टेंट था, एक और एरो मार के लिख लीजिएगा। ठीक है, एक सिद्धांत आया था अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। एक सिद्धांत और आया था अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, या इसको छन्नी का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। ठीक, ये अभी हम आपको लिख लो, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, अभी आगे बताएंगे इसके बारे में। ठीक, लॉर्ड मैकाले तक पहुंचा जाए तब फिर बताते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। 1813 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो एक बात और, 1813 का ये तो बवाल खत्म हो गया। फिर इसके बाद जब ये विवाद चल रहा था, तो इसी विवाद को सुलझाने के लिए एक वकील साहब को अंग्रेजों ने भेजा वहाँ से। ठीक, देखिए अंग्रेजों का शासन कैसे होता था। पहले क्या होता था, क्राउन होता था, फिर ब्रिटिश संसद होती थी, फिर भारत सचिव होता था। ये उनका क्रम होता था, क्राउन, महारानी, फिर ब्रिटिश संसद, और उसके बाद क्या था, ब्रिटिश सचिव। ये ब्रिटिश सचिव जो होते थे ये भारत में ही रहते थे। ठीक है, ये इनको ये फिर इसके नीचे, फिर और नीचे ये सब गवर्नर जनरल, ये सब अपनी धीरे धीरे सारी सूचना इनको देते थे, ये इनको देते थे, और ये यहाँ तक पहुँचाते थे। जबकि ये सही था, ये थोड़ा सा बिगड़ा, ये पूरा बिगड़ गया, और नीचे वाले तो पूरे बिगड़ गए, तानाशाह बन गए थे। जो यहाँ अंग्रेज आया तानाशाही तो बना रहा, मनमौजी उसने नियम हुकूमत दी। अब देखो, एक वो अभी 1813 की 1919 की बात करें तो 1919 में तो 13 अप्रैल 1919 को ही तो देखो साइड में एक घटना और घटी थी, जलियांवाला बाग कांड हुआ था। हैं, जेम्स फोर्ड ही तो थे जिन्होंने कहा था, जाओ उधर मीटिंग कर रहा था 1919 की भारत शासन अधिनियम की, और उधर गोली चलवा रहा था जनरल डायर से। सोचिए, 2 in 1 काम करते थे लोग, इतने दिमागी थे। उधर कितना बड़ा कांड हो गया, बच्चे बूढ़े सब बेचारे मर गए। आज क्या मतलब, क्या दशा थी, सुन के भी बड़ा अजीब लगता है। ठीक, और उधर अपना बैठ के जो है यहाँ पर डिस्कशन कर रहा था, भारत शासन अधिनियम, द्वैत शासन की बात कर रहा था। अपना तो मीटिंग में था, उधर गोली चलवा दिया बैठे बैठे। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो ये हमारे देश का, ये अंग्रेजों का अपना एक सिस्टम था, उससे काम करते थे। ये हुआ। हम क्या बताने जा रहे थे, हाँ, इसके बाद सबसे बढ़िया घटना घटी 1835 में। 1835 में पधारे कौन, लॉर्ड मैकाले। कौन पधारा, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की बात करें तो लॉर्ड मैकाले जो हैं ये भारत में सिर्फ इसी विवाद को सुलटाने के लिए आए थे कि क्यों लड़ रहे हो आपस में। ठीक, जब ये बहुत देर तक लड़े तो लड़ने के बाद इन्हें एक चीज़ तो समझ में आ गई, अच्छा ये भी क्या था, ये भी अंग्रेजों से प्रभावित था, हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं करता था। इसका एक डायलॉग बहुत फेमस है, इसने यहाँ आते ही एक बात कहा था कि बेकार, इसने वहीं पे कह दिया था कि जब यहाँ पे आया और यहाँ पे इसने सब देखा विवाद, तो फिर ये वहाँ गया तो वहाँ जाके इसने बताया, कहा कि बेकार में भारतीयों पर पैसा व्यर्थ कर रहे हो, उनकी शिक्षा धर्म ग्रंथों पे। हमारे यहाँ जो ये रैक रखी है ना, इस रैक की एक लाइन में जितनी किताबें रखी है ना, उनके बराबर भी नहीं है ये यहाँ के धर्म ग्रंथ और ये अरबियों के धर्म ग्रंथ। उनकी एक रैक की रखी पुस्तकों के बराबर भी जानकारी नहीं है इनके अंदर, ऐसी बात इसने बोली थी। तो पूछा जाता है किस अंग्रेज शासक ने कहा था कि भारतीयों में रखे धर्म ग्रंथ के हमारे यहाँ लाइब्रेरी में उपस्थित एक रैक के बराबर भी उनमें ज्ञान उपस्थित नहीं है, ऐसा लॉर्ड मैकाले। सोचो इतना विरोधी था, तो आपको लगता है कि ये कहेगा कि हिंदी और संस्कृत को बढ़ावा दो, हिंदू, तो इसने तो साफ साफ विरोध कर दिया होगा, और इसकी मंशा भी वही थी। तो विरोध तो समझ में आ ही रहा था कि उसके पक्ष में ही बोलेगा कि पाश्चात्य सभ्यता को ही उजागर किया जाए, उस पर ही 1 लाख रुपए खर्चा किया जाए। लेकिन इस बंदे को जब भेजा गया तो ये यहाँ आया और फाइनली इसने रिपोर्ट में क्या दिया, शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, अंग्रेजी, यानी पाश्चात्य सभ्यता। पाश्चात्य सभ्यता को ही
पर ही खर्चा करेंगे क्या? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए ले, बड़ी बात कह के चला गया। जब ये कह के चला गया तो मामला अब आपको लगता है कि शांत हुआ होगा, और आंख पकड़ लिया। जब और आंख पकड़ लिया तो आंख कैसे पकड़ेगा? अभी तो ये शांत करा के चला गया। खैर अंग्रेजों ने अपने जो ब्रिटिश का जो ब्रिटिश संसद का जो घोषणा पत्र होता है उसमें लिख के आ गया कि पाश्चात्य सभ्यता पर ही 1 लाख रुपया खर्चा किया जाएगा और कहीं नहीं खर्चा किया जा सकता। चलिए शुरू हो गया खर्चा। प्राच्य सभ्यता भारतीय संस्कृति वाले चुपचाप बैठ गए, वो अपना आगे बढ़ गए, चलता रहा। लेकिन एक धमाका अंग्रेजों ने और किया 1833 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1833 में धमाका ये किया कि इन्होंने इसी जो 1813 का जो घोषणा पत्र था इसी को रिकन्वर्ट करके भेजा, और इसमें क्या कह दिया, जहां 1 लाख रुपए दे रहे थे वहां आप देंगे 10 लाख रुपए। कितना देंगे? 10 लाख। 1 लाख में तो इतना विवाद था, तो 10 लाख में और कितना विवाद होगा। तो फाइनली एक और आदमी आया जिसका नाम था ऑकलैंड। एक आदमी था, एक अंग्रेज था जिसका नाम था ऑकलैंड। क्या नाम था? ऑकलैंड। ऑकलैंड आए। पूछा जाता है कि ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद का निस्तारण किसने किया था? तो ऑकलैंड ने किया था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले कर नहीं पाए थे वो, और उसको बस जबरदस्ती वाला हुक्म चला के चले गए थे। ऑकलैंड समझदार थे, और ऑकलैंड ने जब विशेष अध्ययन किया इस बीमारी का तो उनको एक चीज़ पता चला कि एक ही तो समस्या आ रही है ना, कि अगर हम जो भारतीय संस्कृति या प्राच्य सभ्यता के जो लोग हैं, अगर हम उनके ऊपर खर्च को बढ़ा दें, शिक्षा के खर्च को बढ़ा दें, तो ये विवाद ही खत्म हो जाएगा। भाई उनके पे तो खर्चा हो ही रहा है, अगर हम प्राच्य वालों को भी कुछ पैसा दे दें तो ये मामला निपट जाएगा। भाई एक कह रहा हमको दो, दूसरा कह रहा हमको दो, तो एक को मिल रहा है एक को नहीं मिल रहा, तो दूसरे को अगर दे दिया जाए तो मामला खत्म हो सकता है। तो ऑकलैंड ने ही इस प्राच्य और पाश्चात्य सभ्यता को, विवाद को खत्म किया, और कितना का 31,000 रुपया पर ईयर देने की बात कर डाली। तो हमारा प्राच्य और पाश्चात्य विवाद भी समाप्त हो गया। खत्म कहाँ? ये 2 बड़े आपके सेक्शन हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। एक लॉर्ड मैकाले बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक, ये थोड़ा ख़त्म कर दें, नहीं तो फिर रह जाएगा उसमें नहीं। तो बाकी जाना तो चले जाओ, कहीं अगर काम है तो निकल, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा समझा दें इनको, है कोई दिक्कत तो नहीं कि छोड़ दें क्लास? बताइए, थोड़ा और समझना चाहें कि मतलब थोड़ा परसेंट मान के लिए कि 2-4 चीज़ें और हैं उनको बताना है बस, उसके बाद फिर कल से प्रॉपर शुरू होगा। अच्छा 11 बज गया। चलिए थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये समझ में आई बात ऑकलैंड की। चलिए ऑकलैंड हो गए, और ऑकलैंड की बात कर, हाँ तो जाना तो जा सकते हो, जाओ कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कवर करा दें आप, रुकेंगे कि जाएंगे? हैं? चलिए बस थोड़ा सा और है बचा है, इसको कवर कर लेने, फिर आधा तिहा रह जाता है, छूट जाता है। चलिए तो कल मगर इसको याद करके आइएगा, ऐसा नहीं है कि हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं फिर आप लोग इसको पढ़ो ना, तो पढ़ के आइएगा इसको। हाँ अब जो है, जो आने वाला है, जो आया था इसके बाद में आयोग आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग क्या था? ये एक घोषणा पत्र ये भी था, एक लेटर था, बहुत महत्वपूर्ण है। नाम है इसका वुड का डिस्पैच। वुड का डिस्पैच हम क्रम से लिखवा रहे हैं, कौन सा किस ईयर में आया। वुड का डिस्पैच। वुड का डिस्पैच कब आया था बताओ? नहीं याद है? कोई बात नहीं, 1854 में आया था वुड का डिस्पैच। और इसका एक नाम और है, ये 68,500 की भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि भारतीय शिक्षा का शिलालेख किसे कहते हैं। वहाँ शिलालेख के नाम से आया था, बात वही है। तो लिख लेना, भारतीय शिक्षा का शिलालेख किसे कहते हैं? 1854 के वुड के घोषणा पत्र को। ठीक, दूसरा इसी को मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। ठीक है, मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा पूछे अगर ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का शिलालेख किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का शिलालेख, तो जहां 1813 लिखा है ना आपने, 1813 का घोषणा पत्र, जहां 1813 का घोषणा पत्र लिखा है वहां पर जाके लिख लो ब्रिटिश शिक्षा का या ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का घोषणा पत्र। 1813 के चार्टर एक्ट को बोलते हैं, 1813 के चार्टर एक्ट को ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का घोषणा पत्र बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
तो ये टीजीटी पीजीटी नेट में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसको एक नाम से और भी जाना, जैसे यहाँ पे भारतीय शिक्षा का शिलालेख, मैग्ना कार्टा भारतीय शिक्षा का कहते हैं हम लोग वुड के डिस्पैच को, वैसे ही 1813 के चार्टर एक्ट को क्या बोला जाता है? ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का शिलालेख। चलिए, भारतीय शिक्षा का शिलालेख या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 का, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी, बस वो एक स्टार बना के लिख लो, बाकी डिटेल में हम जब पूरा पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ ये जानो कब आया, क्या काम था और किस लिए आया। तो एक सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात इसमें आई थी, जो आप लोग आज वजीफा या अनुदान जो मिलता है, तो भारत में अनुदान प्रणाली का प्रचलन इसी आयोग से ही स्टार्ट हुआ था, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है अनुदान प्रणाली का गठन किस आयोग के घोषणा पत्र में किया गया था, प्रश्न यही बनेंगे वहां पर, ठीक है। अगर होशियार आदमी पेपर बनाने वाला होगा, जिसमें जो अच्छा मतलब नॉलेजफुल आदमी होगा या उस विषय का विशेषज्ञ होगा, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो लिख लीजिएगा अनुदान प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा डायरेक्ट अनुदान। अभी तो हम केवल आपको एक ही एक चीज बता रहे हैं, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो कम से कम 5-6 चीजें बताएंगे कि वुड के डिस्पैच में और क्या क्या चीजें हुई थी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो आपको अभी फिलहाल इतना याद रखना है, अनुदान प्रणाली की बात की गई थी, ठीक। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ये सब डिटेल में पढ़ाएंगे जब डिटेल की बात होगी। तो अनुदान प्रणाली, यही 2 क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और देख लेना इस बार की आपकी लिखित परीक्षा में एक क्वेश्चन यहीं से आएगा, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 चीजें पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा परीक्षा में, मिलना ही मिलना है, और कहाँ से देंगे, ये नहीं देंगे तो क्या देंगे, फिर बचता है उनके पास कुछ देने के लिए। 1854 का हो गया आपका 1854। 1854 के बाद फिर बहुत खतरनाक चीजें आ गई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण थी, अगर आप नाम सुने होंगे। अच्छा सुनो, पूछा जाता है कि वो कौन सा आयोग था जिसमें वुड के डिस्पैच की समीक्षा के लिए बनाया गया था, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। वो कौन सा आयोग था जो वुड के डिस्पैच, वुड का डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का शिलालेख था, भारत पे प्राथमिक शिक्षा पे भी खर्च करने की बात की गई थी। वुड के डिस्पैच में एक लाइन और एडिट कर दीजिएगा, एक एडिट कर लीजिएगा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था वुड के डिस्पैच में। और सोचिए, प्राथमिक शिक्षा पर बल देने वाला वुड का डिस्पैच, तो इसकी समीक्षा क्यों ना की जाए। तो इसकी समीक्षा भारतीयों के लिए प्राथमिक शिक्षा पे बात की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। तो इसकी समीक्षा के लिए कौन सा आयोग आया था, कौन बताएगा? तो याद रखिएगा, कोई आयोग नहीं था, आयोग का नाम था हंटर कमीशन, और इसको भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग, बगल में लिख लेना भारतीय। कभी कभी हंटर कमीशन के नाम से नहीं आता है, ठीक है, कभी कभी आता है भारतीय शिक्षा आयोग। कब आया भारतीय शिक्षा आयोग, तो क्या लगाइएगा, तो बता दीजिएगा 1882। 1854 हो गया, अभी 1882 आ गया, ठीक है। 1882 में आया क्या, हंटर कमीशन, और हंटर कमीशन में समीक्षा की गई थी किसकी, वुड के डिस्पैच की। डिटेल में पढ़ेंगे जब हंटर कमीशन हेडिंग डालेंगे, बढ़िया और विधिवत पढ़ेंगे, लगभग 30 मिनट की क्लास लगेगी उसमें पढ़ाने में, ठीक है। छोटा नहीं है हंटर कमीशन, और ना कि वुड डिस्पैच छोटा है, बाकी तो सब छोटे छोटे हैं, जैसे सार्जेंट छोटा है, हटाग छोटा है, वो छोटी छोटी चीज़ें बतानी है, जरूरी नहीं कि सब बड़े बड़े होंगे, कुछ छोटे छोटे भी हैं, ठीक। 1882 याद रखिएगा, क्या की गई थी, समीक्षा, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम केवल आपको छोटा सा बता रहे हैं, बाद में फिर डिटेल में बताएंगे। समीक्षा की गई थी किसकी, वुड के डिस्पैच की, वुड के डिस्पैच की। अच्छा, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट याद आ गया, लिख लीजिएगा, जहां पर आपने वुड का डिस्पैच लिखा है, वुड के डिस्पैच में एक स्टार बना के क्वेश्चन लिख लेना, वुड के डिस्पैच में एक स्टार बना के क्वेश्चन लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वो ये है, क्या है क्वेश्चन, हाँ, वुड के डिस्पैच में क्वेश्चन बना लीजिएगा, हाँ, प्रश्न ये बनता है कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, तो भी आपने सुना, बहुत हाईलाइटेड विवाद था। तो कहते हैं इस विवाद का खंडन या इस विवाद को खत्म या इस विवाद को न मानने वाला आयोग कौन था, तो लिख लेना वुड का डिस्पैच। तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का खंडन किस आयोग ने किया था, तो वुड के डिस्पैच ने किया था, वुड के डिस्पैच में लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी डिटेल में फुर्सत से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये हो गया हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जैसे ही गुजरा, वैसे ही आपको पता होगा 1899, 1899 बताओ कौन था यहाँ पर 1899 में, लॉर्ड कर्जन। और सुना होगा लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, तो पूछता है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा
लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति कब आई तो बता दीजिएगा 1899। और लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति में ही एक स्टार काम ये हो गया था कि एक शिक्षा के लिए एक सम्मेलन की बात की गई थी कि हम अपने शिक्षा को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम यहाँ पर भी विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं, हम यहाँ पर भी विज्ञान की शिक्षा देना चाहते हैं, यहाँ के लोग बच्चे भी पढ़ें, जो विदेश पढ़ने जाते हैं वो यहीं पढ़ें। ठीक है, तो कई शिक्षा शास्त्रियों ने, भारतीय शिक्षा शास्त्री भी लगे रहे और ये लोग भी लगे रहे, प्रचार प्रसार होता रहा। लेकिन धीरे धीरे आप इस इतिहास को पढ़ते पढ़ते एक चीज़ तो समझ रहे होंगे कि अंग्रेज भारतीयों की तरफ झुकते ही रहे थे। नहीं, पहले सोचो क्या था और अब की दशा देखो क्या है। अब विश्वविद्यालय खोलने वुड का डिस्पैच आ रहा है, 1 लाख रुपया दिया जा रहा है, विवाद सुलटाया जा रहा है, और अब हालत तो ये आ गई प्राथमिक शिक्षा भी वुड दी जा रही है, भारतीय शिक्षा आयोग का भी गठन कर दिया गया, और क्या चाहिए। अब विश्वविद्यालय पर भी आ गए कि विश्वविद्यालय भी हम खोलेंगे। तो इसी के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी, तो पूछा जाएगा लॉर्ड कर्जन की शिक्षा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप 1899 आप डेट याद रखो। ठीक है, इसी में एक बैठक की बात की गई थी जिसका नाम था शिमला शिक्षा। ये इंडिविजुअल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसी भी पेपर में दमदार क्षमता रखता है परीक्षा में घुसने का, इसको तो कोई हटा ही नहीं सकता। गलती से अगर ये क्वेश्चन किसी के सामने पड़ जाए ना और शिक्षा शास्त्र का पेपर बन रहा हो, तुरंत धर देगा क्वेश्चन। ठीक है, शिमला शिक्षा सम्मेलन, नाम सुने हो कभी इसका? कभी नाम सुना शिमला शिक्षा सम्मेलन? कभी कहीं नहीं सुने? कोई बात नहीं, चलो बाद में सुन लेना। ये हुआ था सन 1901 में। ठीक है, सन 1901 में आपका शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था और इसका गठन कहाँ किया गया था? लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति में ही इसका हो गया था कि अब हम मीटिंग करेंगे और हम लोग एक सम्मेलन करके हम लोग जो है भारत में भी विश्वविद्यालय आयोग की बात करेंगे। और जैसे ही इस मीटिंग को संपन्न किया, ये कहाँ हुई थी? शिमला में हुई थी। और कब हुई थी? 1901 में हुई थी। और जैसे ये मीटिंग खत्म हुई वैसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बाहर निकल के आया, और उस फैक्ट का नाम था, और वो था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के गठन का भोंपू बच गया था। इसी में तय कर लिया गया था कि अब भारतीय विश्वविद्यालय आयोग गठाने का समय आ गया है। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की बात कर रहे हैं हम, भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दो हैं, एक है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग और एक है भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अनुदान आयोग यानी यूजीसी कमीशन, वो 1956 में आई थी। वो भी बहुत दूर है, वहाँ तक का भी सफ़र बहुत लंबा है, अभी वहाँ नहीं पहुँचे हम लोग। अभी हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? भारतीय विश्वविद्यालय। भारत में विश्वविद्यालय बनने की बात थी, तो इसी में लिख लेना भारतीय विश्वविद्यालय का गठन हुआ था, ना कि लागू हुआ था। गठन हुआ था सन 1902 में। ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901, क्या मसले हल किए गए थे कि हम भारत में शिक्षा को उच्च स्तर तक ले जाएंगे। उच्च स्तरीय शिक्षा डिटेल में जब पढ़ेंगे तो बहुत विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय का गठन, आज इंट्रोडक्शन क्लास है केवल, सब परिचित हो जाओगे हमें क्या क्या पढ़ने लिए। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन सन 1902 में हुआ था। ठीक, अभी गठन हुआ है, अभी एक्ट नहीं आया। एक्ट जब तक राष्ट्रपति महोदय साइन नहीं करते तब तक वो चीज़ लागू नहीं होती। सब पता है ना, अपने देश में कुछ भी लागू कराना है तो पहले वो लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर वहाँ से ऑटोग्राफ मिलेगा, तब वो भारत के गजट में लिखा जाएगा और उसे देश में लागू किया जाएगा कड़ाई के नियम कानून के साथ। तो यहाँ पर भी एक्ट लागू हुआ, और एक्ट जब आया तो एक्ट की बात कर दे कि हम लोगों को बहुत कुछ जो है संविधान का सब इनसे मिलता जुलता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ लिया है ना बाहरी लगा से। पता होगा संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया है, नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए हैं? भारत के नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से आए? भारत के नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से आए? आयरलैंड से हैं। तो सब जगह, यूरोप से भी लिया गया है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी इधर उधर से, अमेरिका से लिया गया है हमारा संविधान के बारे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं तो मिलती तो हैं ही हैं। तो एक्ट आया और इसे बोलते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। क्या बोलते हैं? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया। तो अधिनियम ही डायरेक्ट पूछा जाता है सन 1904, याद रखिएगा। सन 1904 में क्या आया आपका? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया सन 1904। बात खत्म हो गई, विश्वविद्यालय भी बन गया और आपका काम भी शुरू हो गया। ठीक है, चलिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आपका कंप्लीट। ठीक, अब जब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी बन गया 1904 में, ठीक है, तब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना घटी और एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी का नाम था, अच्छा
जब 1909 हो गया तो एक शॉर्ट में ही क्रम ना गड़बड़ाने पाए आपका, इसलिए एरो मार के लिख लीजिएगा। सन 1919 में द्वैध शिक्षा प्रणाली लागू की गई। कौन सी शिक्षा प्रणाली? द्वैध शिक्षा। हम आगे भी बता चुके हैं, इसको नोट डलवा के हम पहले ही बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं ना, लेकिन यहाँ पर एक सीक्वेंस से लिख रहे हैं ना ईयर, तो उसमें सीक्वेंस में इसको ऐड कर लीजिए, वहाँ ना ऐड करिए भाई। 1909 के 1904 के बाद क्या आएगा? 1919 ही तो आएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस से लिखते चलिए। 1919 द्वैध शिक्षा प्रणाली का गठन कर दिया गया, ठीक है, भारत में, ठीक। 1919 हुआ। फिर उसके बाद सेकेंड डेट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, आज इंट्रोडक्शन क्लास है केवल बस। 1929 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। 1929 को क्या हुआ था? ठीक ठीक, 1929 में क्या हुआ था? हर्टाग कमेटी आई थी। कौन सी कमेटी? हर्टाग कमेटी। हर्टाग कमेटी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें एक घटना हुई थी, इसमें एक विषय पर बात की गई थी और विषय को काफ़ी बार पीएनपी ने पूछा है, काफ़ी बार, ठीक है, और हो सकता है सुपर टेट में आपके पूछ ले। उसका नाम है अपव्यय अवरोधन। तो पूछा जाता है अपव्यय अवरोधन पर बात किस कमेटी ने की थी? हर्टाग कमेटी। अब प्रश्न ये आ रहा होगा कि अपव्यय क्या है और अवरोधन क्या है, तो हिंदी में नीले पेन से सरल भाषा में लिख लीजिए। अपव्यय वे होता है कि कोई बच्चा किसी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, किसी कुरीति, किसी वजह से यदि शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो अपव्यय के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे हम लोग आज के ज़माने में इनकल्सिव समावेशी शिक्षा में पढ़ते हैं हम लोग क्या? पिछड़ा बालक और श्याला त्यागी बालक। तो वैसे ही अपव्यय अवरोधन उस समय भी आया था हर्टाग कमेटी में कि हम इन लोगों पर विशेष बल देंगे। किस पे? जो बच्चे किसी कारण के वश, किसी कारण से शिक्षा छोड़ दिए हैं, वो अपव्यय के अंतर्गत आते हैं। और जो बच्चे एक ही क्लास में हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन्हें बोलेंगे हम लोग अवरोधन। कोई अवरोध आ गया और वो आगे नहीं जा पा रहे हैं, या तो पढ़ाई का तरीका नहीं सही है, या पढ़ाने वाला नहीं सही है, या पढ़ने वाले का, क्योंकि बच्चों पर तो दोष दे ही नहीं सकते, बच्चे तो छोटे होते हैं, बच्चों बड़ों पर ही दोष दिया जाता है। तो यानी इसीलिए कहा गया, तब तो समावेशी शिक्षा थी नहीं, लेकिन फिर भी बात यही थी कि टीचरों का भी ड्रॉबैक हो सकता है पढ़ाने में। तो ये सब चीज़ें हर्टाग कमेटी में बात की गई थी। हर्टाग कमेटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, अपव्यय अवरोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हर्टाग कमेटी हो गई। उसके बाद आपका आया था सेंट्रल कमेटी आई थी, लेकिन सेंट्रल कमेटी हम डिटेल में जब पढ़ाएंगे तब पढ़ा देंगे, वो इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है। सेंट्रल कमेटी को छोड़ दीजिए। हाँ, सीधे आ जाइए 1948। एक एक लाइन के हैं, लिखते चलिए। 1948, बस मात्र 15 मिनट, ठीक, 15 मिनट में आपको हम छोड़ देंगे। 1948 की बात करें तो 1948 की अगर बात किया जाए तो 1948 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 1948 में आपको पता होगा कि इसी एक साल पहले हमारा देश आज़ाद हो गया था। आज़ाद हो गया था ना, हम शैक्षिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। तो देश आज़ाद हो गया था, तो 1948 में आया था राधा कृष्णन आयोग। तो पूछा जाता है स्वतंत्र भारत का पहला आयोग कौन सा था, तो बता दीजिएगा, राधा कृष्णन। देखने में लग रहा है स्वतंत्र भारत का, हमारे भारतीयों का पहला आयोग, तो लिख लीजिएगा एक लाइन में, स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था राधा कृष्णन आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके जस्ट बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग आया, जो कि बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। नाम है, बताइए, हम बताते हैं 1952। तो 1952 में कौन सा आयोग गठित किया गया था भारतीय शिक्षा के लिए? इतिहास की बात हो रही है तो हम इतिहास ही बता रहे हैं आपको। बताइए 1952 में कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो 1952 में आया था आपका मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुदालियर भाई साहब थे, इन्होंने शिक्षा पर बात की थी, ठीक है। उच्च शिक्षा, स्नातक, माध्यमिक, इन सब शिक्षाओं पर विशेष बल दिया गया था। डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बताएंगे। माध्यमिक शिक्षा में क्या किया इन्होंने, उच्च स्नातक स्तर की शिक्षाओं में क्या प्रचार प्रसार या क्या चीज़ें जोड़ी गई, मुदालियर आयोग में इम्प्लीमेंट किया गया डिटेल में, ठीक। 1952 में क्या आया, आज इसको एक जगह लिख लीजिएगा और घर में कहीं चिपका लीजिएगा, ठीक है। एक क्रमबद्ध चार्ट पेपर में कहीं भी लिखिए, आपके हम काम देगा जब तक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि आपको एक जगह क्रमबद्ध मिल रहा है सब चीज़, कि आपको पता रहेगा कौन क्या आया, क्या काम किया, तो डिटेल में रहेगा आपके नॉलेज। मुदालियर आयोग की बात हो गई 1952, ठीक। अब सुनिए, अब शुरू हुई भारतीय शिक्षा पर व्यवस्था सही से। मुदालियर आयोग जब गए तो मुदालियर 1952 बीत गया। इसी के बाद डेट आती है सन 1968। अब सुनो, नाम सुन रहे होगे, इस समय कुछ दिन पहले सुने होगे कि एक नेप आई है,
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सुना होगा आपने, सुना होगा, NEP, ठीक, अभी आई थी 2020 में, कोरोना के टाइम पे आई थी, ठीक है। तो ऐसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा, हम आपको लास्ट में जो अभी हाल ही में हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई वो भी डिटेल में पढ़ाएंगे RT एक्ट के बाद, क्योंकि हमको अब शुरू से चले हैं तो हमको अभी तक आना है ना, 2020 तक आना है, तो हम चल रहे हैं ना 2020 की तरफ धीरे धीरे, ठीक है। जो जो एजुकेशन में हमारे संबंधित काम हुए वो सब पढ़ते चल रहे हैं। नेप राष्ट्रीय शिक्षा, ये परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, इसलिए हम इनको बताते हैं। बताने की तो बहुत सारी कमेटी हैं, लेकिन वो सब आती नहीं पेपर में। जो महत्वपूर्ण है, जो शिक्षा से संबंधित है, वही बता रहे हैं। अगर ये नहीं पूछा तो उनका तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। नेप, और अभी तक जितनी परीक्षाएं हैं मोस्टली यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेप की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी हमारी, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी। कब आई थी? 1968 में आई थी, ठीक। लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ किया नहीं गया था। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये देखा गया था कि हमारे भारत में शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे बाहर जाते थे, देखते थे वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पढ़े लिखे लोग हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश अभी पीछे है। तो वो जो वहाँ गए तो वहाँ पता चला कि जब तक हर एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक देश डेवलप्ड नहीं हो सकता। तो ये लौट के आए, बोले हमारे देश में भी शिक्षा को बढ़ाओ आगे, तो सीधे भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डाल दी गई। पॉलिसी में सिर्फ 2 बातें की गई। पहली बात ये था कि सभी को साक्षर करना है, निरक्षरता उन्मूलन, साक्षरता को बढ़ाना है, निरक्षरता को हटाना है, ठीक। दूसरा गुणवत्ता, और ये गुणवत्ता तो ले डूबा। ये गुणवत्ता तो हम आज भी कहते हैं कि गुणवत्ता पे बल ना दो, पहले जागरूकता पे बल दो। अगर मान लीजिए 5 स्टार का खाना यहाँ रखा है, कोई खाने वाला नहीं है, उसकी किसी को कदर नहीं है, तो उस खाने का कोई वैल्यू है? गुणवान खाना रखा है लेकिन खाने वाले कोई नहीं, कोई वैल्यू है उसकी? नहीं। लेकिन अगर सोचिए बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हों तो खाना तो पूरी सब्जी से भी काम चलाया जा सकता है, और रातों रात भी गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है ना भाई। हम गुणवान खाना उसको अपडेट कर देंगे थोड़ी मेहनत करके, गुणवत्ता तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसका लेने वाले भी तो लोग होने चाहिए। तो गुणवत्ता, यही 2 बातों पर बल दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। क्या कहा गया था? निरक्षरता को भगाएंगे, गुणवत्ता को लाएंगे, यानी साक्षरता दर बढ़ाएंगे, यानी निरक्षरता को घटाएंगे तो साक्षरता बढ़ेगी, सबको साक्षर बनाया जाएगा। गुणवत्ता बढ़ाएंगे तो कहे दिन कह के सो गए, कहे बाद सो गए भारत, तभी तो शिक्षा व्यवस्था इतनी गड़बड़ है अपनी यहाँ की। सो गए, फिर जागे कब? फिर नेप याद आया इनको, फिर जागे 1900, पलट दो इसको, 86, जागे 1986 में, 20 साल बाद जागे। कहीं जागे तो कहीं अब क्या करा जाए? कहीं याद करो, बहुत साल पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने 2 बातें कही थी कि हमारे देश में शिक्षा की बात होनी चाहिए, क्या क्या हुआ उसमें। तो जैसे ही इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो अगर आपसे देखिए पेपर में पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई और प्रश्न पत्र में लिखा हो 1986, 68 ना लिखा हो तो 1986 मार दीजिएगा बेधड़क, ठीक है। और अगर पूछे कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मोस्टली जब भी आएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो आप क्या बताओगे? 1986 ही बताना, ठीक है। इसके बहुत तर्क हैं, जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो हम आपको तर्क बताएंगे कि कौन से नंबर का बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, वो डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक। अभी फिलहाल आप इतना याद रखो, जब भी आपसे पूछेगा भारतीय शिक्षा नीति पहली बार कब आई थी तो क्या बताओगे? 1900। ये अनौपचारिक रूप से आई थी, इसका कोई मतलब इतना वो नहीं था, लेकिन ये औपचारिक रूप में थी, इसमें सब लिखा गया था बाकायदा, ठीक है। तो इसको लिखित रूप में, अब हुआ क्या? ये लिखा क्या गया? लिखा कुछ नहीं गया था। सुनो, पूछा गया कि मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग पूछा गया कि बताओ क्या क्या हुआ, निरक्षरता कम हुई कि नहीं हुई, गुणवत्ता बढ़ी कि नहीं बढ़ी। सभी लोगों ने अपने अपने कमेंट मारने शुरू कर दिए। कहीं साहब निरक्षरता कैसे दूर होगी जब लोग पढ़ने ही नहीं आना चाहते, ठीक। कहीं क्यों नहीं आ, कहीं साहब गरीब बहुत हैं, वो अपना खेती करें, किसानी करें, अपने बच्चों से मदद लें, या वो कि अपने बच्चों को पढ़ाने भेजें। कहीं अच्छा, कहीं ठीक, इसको नोट करो, ये नोट हो गया, ठीक। इन जितनी बीमारियां थी उनके जितने समाधान किए गए। कहीं साहब पढ़वाएं तो पढ़वाएं किससे? गुणवत्ता क्या बात करते हो आप? कहीं बोर्ड है तो कहीं डस्टर नहीं, कहीं डस्टर है तो कहीं चौक नहीं, कहीं चौक है तो टीचर नहीं, टीचर है तो छत नहीं, छत है तो बच्चे नहीं, कहीं कुछ है ही नहीं। तो कैसे गुणवत्ता हम लाएंगे, ठीक। याद करो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का नाम सुना होगा, ठीक। तो पूछा जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन कहाँ किया गया था? 1986 की शिक्षा नीति। कारण क्या था? जितनी मुसीबतें बकी जा रही थी उन्हीं मुसीबतों का समाधान इधर लिखा जा रहा था, और जो समाधान लिखा जा रहा था वही था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। जब डिटेल में पढ़ाएंगे 1986 तो सब बताएंगे आपको। कहीं कि साहब टीचर नहीं है हमारे पास, कहीं टेंशन ना लो, कहीं प्रशिक्षित टीचर तुमको देंगे, चलो बना दो, डाइट बना दो 1992,
1986 में ही तो डाइट के लिए कहा गया था कि पता तो 1952 तक बन के तैयार हो जाए। रायबरेली की डाइट जो है 1952 में बन के तैयार हुई है। तो इसी में कहा गया था कि डाइट बनाओ भाई, गुणवत्ता के लिए अच्छा टीचर होगा तभी ना गुणवान शिक्षा दे पाएगा, तो प्रशिक्षित करो टीचरों को। बहुत सारी चीज़ें जो समस्याएं थी सब इसमें थी, उन्हीं को लागू कर दिया। समझ गए बात? तो 1986 की शिक्षा नीति आ गई। तो शिक्षा नीति विशेषतर कुछ नहीं होती, शिक्षा नीति का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि शिक्षा में कैसे प्रचार प्रसार और उसको अच्छे से व्यवस्थित तौर पर बढ़ाया जा सके। समझ गए इतनी बात? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक, चलिए, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो गई। इसी के बाद आपका जो है और भी आगे है, तो इसको हम आगे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखिए, थक गए हैं आप लोग भी, बहुत देर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके बाद भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इंट्रोडक्शन क्लास लगभग मान के लिए खत्म है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति है तो इसके आगे आपको बस अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी तो जरा 2 मिनट और सुन लीजिए, 2 मिनट और सुन लीजिए, खत्म ही हो जाए। कहाँ हमारे पेट में दर्द होगा, यहाँ जाएंगे तो फिर ये होता है कि पेट में दर्द हो रहा, आधा बता के आधा छोड़ दिए। तो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया तो क्या हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समय समय पर ऑब्जर्वेशन होता था कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, कैसा चल रहा है। आज भी होता है, देखिए दिन प्रतिदिन एक एक योजना आती है कि नहीं आती है, शिक्षा विभाग में एक से एक योजनाएं आ रही है कि नहीं आ रही है। ये इसी पे आ रही है कि जो हमारी नेशनल पॉलिसी चल रही है उसमें और अच्छे से प्रचार हो सके और प्रसार हो सके, उसमें और बेहतर बनाया जा सके। तो उसके लिए तरह तरह इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। तो एक इम्प्लीमेंटेशन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये आया था सन 1996 में आया था, स्कूल चलो अभियान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कूल चलो अभियान, याद रखना हमेशा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तो आ रहा पक्का, आपकी लिखित परीक्षा में आएगा ही आएगा। 1996 में आया था स्कूल चलो अभियान। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसके नारे थे, एक पढ़ाए एक, बताएंगे आपको। एक पढ़ाए एक मतलब एक अगर शिक्षित होता है तो दूसरे को क्या कर देगा, शिक्षित कर देगा। चलिए, ठीक, इसका नारा लिखा एक पढ़ाए एक, नारा था। ठीक है, या एक पढ़े एक। ठीक, चलिए, तो ये हो गया स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान का काम यही था कि सभी को साक्षरता में आगे बढ़ाना था। लेकिन स्कूल चलो अभियान भी कोई फेमस नहीं हुआ। तो स्कूल चलो, देखिए पहले जो ये योजनाएं अभियान आते थे इनका कोई समय नहीं होता था, बस ये था कि पूरा करना है। तो कोई इतना ध्यान देता था, कोई नहीं भी देता था। तो उसके बाद एक सुसमय और सुस्पष्ट पूछा जाता है, भारतीय शिक्षा में वो कौन सी योजना थी जो सुस्पष्ट और समयबद्ध थी? सुस्पष्ट और समयबद्ध, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो बता दीजिएगा, 2001 से 2003 में आई थी आपकी 2002 लिखो, सर्व शिक्षा अभियान। अगर आ जाए पेपर में सर्व शिक्षा अभियान कब आया तो बताइए, 2001 से 2002 के बीच में सर्व शिक्षा अभियान आया था। ठीक, इसका टारगेट था, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बताया गया था कि 2001 से 2003 तक नामांकन करेंगे, और जिनका नामांकन करेंगे उन्हीं को अगले 5 वर्ष तक प्राइमरी की शिक्षा देंगे, यानी 2007 तक, और उन्हीं को फिर आगे चल के 3 वर्ष की शिक्षा देंगे 2010 तक, 6 से 8 की। समझ गए? तो पहले जैसे 50 लोगों का 2001 में नामांकन, 100 लोगों का नामांकन 2001 में किया, तो 2006 में इनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होगी, और 2008 में इनकी जूनियर की। जिनका 2002 में करेंगे उनकी 2009 में कंप्लीट होगी, जिनकी 2003 में करेंगे उनकी 2010 में। तो फाइनली 2010 तक क्या था हमारा टारगेट था कि शिक्षित करने, यही था सर्व शिक्षा अभियान। ठीक, लेकिन जब सर्व शिक्षा अभियान कहाँ पूरा होने वाला इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था में, तो सर्व शिक्षा अभियान पूरा नहीं हो रहा था। इसी को बचाने के लिए, क्योंकि इस पर बैठक हो जाती है, इस पर समीक्षा हो जाती है, तो इसको एक्सटेंशन करने के लिए डाला गया क्या, राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट आया सन 2009 में आया, राइट टू एजुकेशन आया। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। अच्छा, एक और एक्ट आया था शिक्षा पे सन 2005 में, लिख लीजिएगा, NCF, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ये आई थी आपकी 2005 में, याद रखिए। ठीक है, 2005 में। इसका काम कुछ नहीं होता है, इसका काम ये होता है कोई स्कूल अच्छा चल रहा है तो उसको और अच्छा कैसे किया जाए,
कोई स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है तो उसको और अच्छा कैसे किया जाए, कोई स्कूल बहुत खराब चल रहा है तो उसको अच्छा कैसे बनाया जाए। ये अपनी अपनी नीतियाँ देता है। किसको देता है नीतियाँ? एनसीएफ किसको नीतियाँ देता है? एनसीईआरटी को। और एनसीईआरटी क्या करता है? अपनी बुक में, अपनी गाइडलाइंस में क्या करता है? उसको फॉलो करवाता है। देखे होगे अगर एनसीईआरटी किताब तो उसमें लिखा रहता है एनसीएफ लिखा रहता है। एनसीएफ ये कहता है बच्चों को ज्ञान को जो है दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाइए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा शिक्षण के दौरान अपने आप को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करिए, बच्चों की शिक्षा हमेशा कैसी देनी चाहिए? मातृ भाषा में देनी चाहिए। ये इनके मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। जब एनसीएफ डिटेल में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। आरटी एक्ट आया तो आरटी एक्ट इंपॉर्टेंट है और आरटी एक्ट को लिख लीजिए और बस यही अंतिम है आज का टॉपिक। उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू अब अगली क्लास में करेंगे। ठीक, चलिए आरटी एक्ट की बात आ गई। आरटी एक्ट से क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए जाते जाते इसको तो जरूर लेते जाइए। ठीक, आरटी एक्ट में क्वेश्चन जरूर आने वाला है। ठीक, आरटी एक्ट इंपॉर्टेंट है ही है, बस इसको अंतिम पढ़ लीजिए, मात्र 2 मिनट लगेगा। ठीक, बहुत लंबी क्लास खींचने का हमारा मेन मतलब, हमारा मतलब था मेन चीज़ आप लोगों को तैयार हो जाए चीज़। ठीक, आरटी एक्ट कब आया था? 2009 में आया। तो आरटी एक्ट की बात करें तो आरटी एक्ट से 3 ही 4 क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, पढ़ाने को डिटेल में जब पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा है, लेकिन फिलहाल आपका आज ही के जो हम 4-5 बिंदु बताएंगे इनमें से क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपको। पहला पॉइंट, आरटी एक्ट का 2009 में आया और आरटी एक्ट जो पहली बार आया था तो इसको अनुच्छेद 45 में रखा गया था। ठीक है, 45 का, ठीक है, अनुच्छेद 45 का में रखा गया था और ये आता है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा है। नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये होता है हमारे संविधान में कि अगर राज्य सरकार चाहे तो लगाए और चाहे तो ना लगाए, उसकी अपनी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो भाई कौन राज्य सरकार लगाना चाहेगी? कोई नहीं लगाना चाहेगी, और जबकि इम्पोर्टेंट काम था। अब इसमें काम क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, जब हम लोग सार्जेंट, एक योजना आपको हम लिखवाए नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लेना, 1944, नोट डाल लो कहीं पे, 1944 में आई थी सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना आई थी। सार्जेंट योजना में 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई थी। अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, सर्जेंट योजना में भी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई थी। समझ के बाद कभी मान लीजिए राइट टू एजुकेशन का जिक्र ना हो और पूछ लिया जाए 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने की बात किस योजना के अंतर्गत गई थी, तो वहाँ पर सार्जेंट योजना होगी। कौन सी योजना? ये क्रम से जोड़ लीजिएगा जाके अपने नोट्स में। ठीक है, चलिए, तो क्या था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई। किसमें? आरटी एक्ट में। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ये आरटी एक्ट एक संविधान, आपको पता होगा अपने यहाँ कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट की जाती है संविधान संशोधन करना पड़ता है। ठीक, तो इसके लिए भी एक संविधान संशोधन किया गया था। उसका नंबर बहुत पूछा जाता है, 86वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 86वां संविधान संशोधन। दूसरा, हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है उसको किस सूची के अंतर्गत रखा है? संविधान में 3 सूचियाँ होती हैं। ठीक है, जब संविधान कभी पढ़ाने का अवसर मिलेगा तो बताएंगे आपको। ठीक है, तो उसमें हमारी एक सूची होती है जिसमें राज्य को होता है, एक सूची होती है संघ की सूची होती है, इसमें संघ को नियम बनाने का अधिकार होता है, एक होती है समवर्ती सूची जिसमें दोनों के नियम माने जाते हैं। ठीक है, थोड़ा केंद्र का थोड़ा राज्य का, तो इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। आज की क्लास से आपको सुपर टेट में कम से कम मान लीजिए 3 से 4 नंबर का मिल जाएगा, एक ही दिन की क्लास। अगर इतना आपने डिटेल में तैयार कर लिया, मतलब डिटेल में नहीं, ऐसे भी याद कर लिया, 3 से 4 नंबर का तो बिल्कुल आपको मिलना ही मिलना है पेपर में। यानी 10 नंबर के शिक्षण कौशल में 3 से 4 नंबर का तो यहीं से मिल जाएगा। ठीक, बाकी जिस दिन इच्छा होगी उस दिन आपको खुद ही समझ में आएगा ये चीज़, है ना। समवर्ती सूची की बात करें तो 86वां संविधान संशोधन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समवर्ती सूची के अंतर्गत इसको लाया गया। ठीक है, कि अब इसमें केंद्र और राज्य दोनों रहेंगे। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले जो राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया कहाँ, लेकिन राज्य सरकारें इसको ईमानदारी से निभा नहीं रही थी, इसलिए पूरे देश में सही से चल नहीं पा रहा था, तो गड़बड़ा रहा था मामला। अच्छा, ये पूछा जाता है राइट टू एजुकेशन लागू कब हुआ था, तो लागू की बात करेगा तो 1 अप्रैल 2010। ठीक है, उस समय जम्मू एंड कश्मीर अलग था, इसलिए जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया था, बाकी सब जगह लागू कर दिया गया था। ठीक, अभी तो अपने अंदर में आ गया, अभी तो सब जगह लागू है, लेकिन उस ज़माने में छोड़ दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी डिटेल में हम बताएंगे, जब डिटेल में पढ़ाएंगे राइट टू एजुकेशन की, लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब हुआ, ठीक है, राष्ट्रपति ने कब साइन किया, गजट में कब आया, वो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे।
कितने इसमें 7 अध्याय हैं, 34 धाराएं होती हैं इसमें। सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब राइट टू एजुकेशन की हेडिंग पड़ेगी स्वर्ण अक्षरों में, ठीक है। चलिए, तो अभी बात करें अनुच्छेद 45 राज्य के नीति रिश्ते तक। तो इसके अंदर आप समझ गए हो, कई राज्यों ने लगाया, कहीं नहीं लगाया, इसका कोई टारगेट पूरा नहीं हुआ। बच्चों को अनिवार्य शिक्षा कहीं मिलती थी, कहीं नहीं मिलती थी, कहीं बंद ही हो जाती थी। फिर इसको मजबूरी में उठा के ले गए कहाँ, 51 का में। आपको पता होगा 51 का भी कह सकते हैं, 51 का में। ये 51 का में आपको पता होगा कि अनुच्छेद 51 में क्या देखा है, मूल अधिकार दे रखे हैं। क्या रखे हैं, मूल अधिकार नहीं, सॉरी, मौलिक कर्तव्य। क्या दे रखे हैं, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य हमारे आपको पता होगा इसमें 11 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 11। तो 11 की 11वीं लाइन में लिखा हुआ है, 11वीं लाइन में लिखा हुआ अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। मौलिक कर्तव्य क्यों ले गए, मौलिक कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षित कराएं। अब मुझे ये बताओ, जब माता पिता ही शिक्षित नहीं है तो वो शिक्षा का क्या महत्व जानेंगे? कि वो बच्चे माता पिता का कहना कैसे सुनेंगे जब उनके माता पिता ही बेचारे शिक्षित नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है? तो माता पिता इतने जागरूक नहीं थे। जब वो जागरूक नहीं थे तो शिक्षा का महत्व नहीं समझते थे। जब शिक्षा का महत्व नहीं समझते थे तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। तो भी 6 से 14 वर्ष का टारगेट क्या हो गया, चौपट हो गया, कोई मतलब है नहीं। अब भैया जब जानकारी का अभाव, जागरूकता की कमी, ये भी टारगेट सक्सेस नहीं हुआ। फिर मजबूरी में इसको उठा के ले गए 21 का। अगर पेपर में आए कि बताइए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है, आंख मूंद कर 21 का ही लगाएंगे, चाहे आपको जितना डिस्ट्रैक्ट किया जाए। अगर पेपर में तीनों विकल्प मिल जाए तब भी 21 का लगाइएगा, ठीक है। भले ही कोर्ट से बाद में आ जाए कि तीनों सही हैं, सब पर कॉमन नंबर दे दिया जाए, लेकिन आप कसम खा लीजिए 21 का ही लगाएंगे, ठीक। ऐसा हुआ है एग्जाम में, ये आया भी है, पीएनपी की ही देन है। 45 भी दे रखा था, 21 भी दे रखा था, बच्चों ने 45 भी मारा, 21 भी मारा, तो गलती थोड़ी ना उनकी, दोनों सही है। ये तो आपको देखना चाहिए ना, कि पूछना चाहिए, क्वेश्चन भी उसी तरीके से पूछना चाहिए। अब 21 का आप उत्तर माला बता रहे हो तो पूछो ना उससे कि भारत में मूल अधिकारों के अंतर्गत आरटी एक्ट को कब लाया गया, किस अनुच्छेद के, तब बताएगा ना 21 का। और वैसे भी फाइनली जो क्वेश्चन बनते हैं उनका दृष्टिकोण 21 का ही होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 21 का। तो इसको किस में लाया गया, मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार। और मूल अधिकार में जब ये आ गया तो आपको पता होगा 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार है। मूल अधिकार का मतलब होता है कि इसको करना ही करना है। अगर ये इन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, कहीं कुछ और किया, तो ये दंडनीय भी है। और वैसे भी पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है ही, इसीलिए देखिए वो भी आया था 1986 में, 1986 में आया था बाल अपराध निषेध अधिनियम 1986। कल गौरी वाले में हमने गड़बड़वा दिया था। गड़बड़ा ये दिया था कि हमारे मुंह से वो बोर्ड पर लिख रहा है, तो ध्यान कहीं और था, तो हमने उसमें वो 1075 बता दिया था, 1175 कर लीजिएगा, ठीक है उसको। और कोई गड़बड़ी नहीं है उसमें, वो मुंह से निकल गया, वो ध्यान नहीं दिया, हम लिखते चले गए 1175, लेकिन उसमें सही कर लीजिएगा। 1075 लिखा है, उसको 1175 कर लीजिएगा। गौरी पहली बार 1175 में आया था और 1178 में वो हारा था। किससे, गजनबी से, उससे भीम से हार के वापस लौट गया। लिखा होगा 75-78 लिखा होगा, उसको कंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार खत्म, ठीक है। अब हम आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बताएंगे, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही हमारी है, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। आपने सीटेट देखा होगा, उसमें भी तगड़े से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और परीक्षा होगी तो उसमें भी तगड़े से आ सकते हैं। तो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपको अब आरटी एक्ट हो ही गया है, तो अब आरटी एक्ट के बाद हम अगली अपनी तीसरी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो एजुकेशन पॉलिसी पढ़ लेंगे, तो आपका इतिहास खत्म हो गया शिक्षा का, ठीक। अब ये खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वैदिक शिक्षा से। वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा कैसे दी जाती थी, ठीक है, गुरुकुल में दी जाती थी, ठीक है। कौन कौन से संस्कार होते थे, 16 संस्कार होते हैं ना, 16 संस्कार में एक अंतिम संस्कार भी होता है, ठीक है ना। अंत्योष्ठी संस्कार सबसे अंतिम संस्कार होता है, ठीक। विद्या आरंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, समापवर्तन संस्कार, पुंसवन संस्कार, बहुत सारे संस्कार हैं हमारे, 14 प्रकार के। सारे संस्कार मैं आपको लिखा दूंगा एक जगह पे, लेकिन हमारे शिक्षा के लिए उपयोगी 3 ही है। पहला क्या है, शिक्षा आरंभ संस्कार, दूसरा है उपनयन संस्कार, तीसरा क्या है, उपनयन संस्कार वही होता है जिसमें स्लेट की पूजा की जाती है बच्चों की, है ना। और समापवर्तन यानी दीक्षांत समारोह, जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करके अपने घर के लिए वापस जाता है तो उसका फेवरल पार्टी जो मनाते हो ना, उसी को बोलते हैं समापवर्तन संस्कार। तो वैदिक सभ्यता में कैसे शिक्षा दी जाती थी, ठीक, उसी की समकालीन शिक्षा थी बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन में मठों में दी जाती थी, ठीक, वहाँ पर भी एक संस्कार होता था शिक्षा से पहले, प्रवज्जा संस्कार।
प्रवज्जा संस्कार के बाद उसको सामनेर बोला जाता था। सामनेर के बाद फिर वो 12 वर्ष के बाद वो शिक्षा पूरी हो जाती थी, फिर उसको ऑप्शन रहता था गृहस्थ जीवन जाएगा कि सन्यासी बनेगा, उनके बारे में। फिर मुस्लिम शिक्षा, ठीक है, सब मुस्लिम संस्कार वही बिस्मिल्लाह से प्रारंभ होता है, उनका संस्कार बिस्मिल्लाह से होता है, ठीक है। 4 वर्ष में 4 माह 4 दिन करके जैसे भी होता है, तो उसको हम जो है डिटेल में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो हमारी ट्रेडिशनल कार शुरू हो जाएगी। अभी हमने इतिहास के बारे में नॉर्मल जानकारी, इसको आज क्लास में अपने घर में बढ़िया से लिख लीजिएगा, चिपका लीजिएगा और अभी से आरंभ कर दीजिए लड़ाई, ठीक है। जो मेहनत करेगा उसकी मेहनत नोट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो भी लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो सफल होते हैं, भले ही चाहे यहाँ करें चाहे घर पे, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थक गई होंगी आप भी, तो कल बात होगी। याद अभी से करते चलिएगा, क्योंकि धीरे धीरे ये किताब बन जाती है, नोट्स। तो अभी से अगर इसको काम करते रहेंगे आप लोग, तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, सब चीज़ें। हालांकि इससे पहले हम टेट पढ़ाए हैं, उसमें भी हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी, जैसे पुराने बच्चों को थोड़ा बहुत तैयार किया।